वर्ल्ड में मात्र 5% हाईली हिप्नोटाइजेबल है, हमारे यहाँ 20% है। ओके। एवरी हिप्नोसिस इज सेल्फ हिप्नोसिस। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हिप्नोटाइज किया, ये बात ही गलत है। कोई आपकी मर्जी के बगैर आपके पास से किसी का मर्डर करवा लेंगे, हाँ। या आपके गहने चुरा लेंगे। लड़कियां एक भी कपड़ा नहीं निकालेगी, लेकिन फिर भी वो एकदम नहा रहे हैं बाथरूम में अकेले, ऐसा ही वो एक्ट करेंगे। ठग लोग होते हैं, वो ये जानने में बहुत माहिर है कि किसकी हिप्नोटिक एबिलिटी ज़्यादा है, किसकी कम है। किसी को नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तो वो कहेगा कि नेगेटिव थॉट में सोचता नहीं हूँ, वो कहेंगे अंदर से आते हैं। तो वो अंदर क्या है, वो सबकॉन्शियस का प्रोग्राम है। और 5% लोग हिप्नोटाइज नहीं होते हैं, टोटली मेंटली डिसइंटीग्रेटेड मैड पीपल जो असाइलम में होते हैं, पागल लोग जो हम कहते हैं। तो आप मतलब करके थोड़ा मेरे पे आजमा के एक बार दिखाएंगे? हाँ, मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल। अप एंड डाउन, योर माइंड इज लर्निंग टू बी लाइक द स्काई। कभी आपने स्टेज हिप्नोटिज्म देखा है? कैसे एक हिप्नोटिस्ट एक साथ कई सारे लोगों को हिप्नोटाइज कर देता है? ये होता कैसे है? बट ये शोज के अलावा भी शायद आपको ये पता नहीं होगा कि आज हिप्नोटिज्म इतना एडवांस हो चुका है कि इससे कैंसर जैसी बीमारियों के कई सिम्टम्स को भी बेहतर किया जा रहा है, और कई किस्म की मेंटल बीमारियां जैसे एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन क्योर किया जा सकता है। बट नॉट विथ मैजिक, बल्कि विथ साइंस। और वो साइंस क्या है? बेस्ट पर्सन टू आंसर दैट इज डॉक्टर भूपेंद्र पलान, जो इंडियन हिप्नोसिस की दुनिया के एक बहुत बड़े नाम है। इन्हें 35 साल का एक्सपीरियंस है इनटू क्लिनिकल हिप्नोसिस एंड ऑल्सो टीचिंग पीपल हाउ टू हिप्नोटाइज, एंड ही इज ऑल्सो द फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ एकेडमी ऑफ हिप्नोसिस इंडिया। आज के पॉडकास्ट में हम सेल्फ हिप्नोसिस भी सीखेंगे कि कैसे आप और मैं खुद को हिप्नोटाइज करके अपने मेंटल प्रॉब्लम्स जैसे ओवर थिंकिंग, एंजाइटी को ओवरकम कर सकते हैं और जिंदगी में खुशी, सक्सेस और गुड हेल्थ पा सकते हैं। सो लेट्स डीप डाइव इनटू दिस मिस्टिकल एंड मैजिकल वर्ल्ड ऑफ हिप्नोसिस। सो वेलकम टू दिस पॉडकास्ट सर। सर, अक्सर हमने देखा है कि स्टेजेस में बहुत सारे हिप्नोटिस्ट होते हैं, जो लोग स्टेज में कई सारे लोग होंगे, उनको एक साथ हिप्नोटाइज कर लेते हैं और जो वो चाहे वो लोग स्टेज वाले जो लोग हैं वो करने लग जाते हैं वही चीज। मूवीज में भी हम देखते हैं कि मूवीज में एक विलन होगा, कभी वो अपनी मर्जी से हिप्नोटाइज करवा लेगा किसी भी थर्ड पर्सन को, और फिर बाद में उनके मर्जी के खिलाफ वो काम कराएगा। कई बार मर्डर्स वर्डर्स भी करवा लेते हैं, और वो हिप्नोटाइज होके कर भी लेते हैं वो लोग। इवन मैंने न्यूज में भी कुछ केसेस ऐसे देखे थे जहां पे जिन लोग से चोरी हुई थी, सड़क पे चोरी हो गई थी और बहुत सारे लोग थे, तो वो लोग सब बोल रहे थे कि चोर आए और बोलने लगे, कुछ कुछ बोलने लग गए, उससे हम हिप्नोटाइज हो गए, हमने अपने गहने वगैरह सब अपने हाथों से निकाल के उनके हाथों में थमा डाले, तो उन्होंने हमें हिप्नोटाइज कर लिया था। सो आप इस हिप्नोटिज्म के फील्ड में 25 साल से भी ज्यादा समय से है, तो क्या ये सारी बातें सही है? क्या हिप्नोटिज्म से ये सारी चीजें करवाई जा सकती है किसी दूसरे आदमी से, और कई बार उसके मर्जी के खिलाफ भी? ऐसा है गौरव कि ये आधा सच है जो आपने बताया कि स्टेज के ऊपर वो करते हैं, उसको स्टेज हिप्नोसिस हम कहते हैं, और वो बुरे से बुरा इस साइंस का मिसयूज है, गलत उपयोग है। तो स्टेज के ऊपर कभी कभी ऐसी कोई आइटम दिखाते हैं कि वो नॉर्मली पर्सन करेगा नहीं, लेकिन वहाँ पर वो करने लगेगा। हाँ, या तो पूरे जो ग्रुप है ऑडियंस में, हाँ। उन सबको वो हिप्नोसिस की स्थिति में ले जाएगा। होता क्या है कि जिन लोगों की हिप्नोसिस में जाने की क्षमता ज़्यादा है, ऐसे लोग ऐसे शो में जाते हैं, तो वो ऑडियंस में 80% पीपल ऐसे होते हैं कि जिनकी हिप्नोटिक एबिलिटी ज़्यादा है। ओके। हाँ, तो वो बिफोर शो बिगिन हाँ। वो ऑलमोस्ट हिप्नोटिक स्टेट में गए हैं। राइट। मैं आपको बाद में आगे जाके समझाएंगे कि स्टेज हिप्नोसिस में होता क्या है, डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जो दूसरी बात बताई आपने कि कोई आपकी मर्जी के बगैर आपके पास से किसी का मर्डर करवा लेंगे, हाँ। या आपके गहने चुरा लेंगे, कोई तो भी इलीगल काम करवा लेंगे। हाँ, तो आपकी जो मॉरल वैल्यू है
मोरल वैल्यू के अगेंस्ट में कभी भी कोई कुछ नहीं करा सकता है, ओके। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ स्टेज के ऊपर भी जो बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं, हाँ लड़के हैं लड़कियां हैं, अगर वो हिप्नोटिस्ट ने ऐसे सजेशन दिया, हम लोग सजेशन या सुझाव कहते हैं, वो लोग कमांड बोलते हैं, हाँ। कमांड पर बहुत नेगेटिव है। हाँ तो जब उनको कहा कि आप बाथरूम में है हाँ और स्नान कर रहे हो, हाँ तो जो लड़के हैं मेल, वो अपना अपर क्लोथ में ते में रिमूव, वो हाँ। ऊपर वाला कपड़ा निकाल के, लेकिन नीचे का पैंट बैंट नहीं निकालेंगे। हाँ लड़कियां एक भी कपड़ा नहीं निकालेगी, लेकिन फिर भी वो एकदम नहा रहे हैं बाथरूम में अकेले, ऐसा ही वो एक्ट करेंगे। तो सबकॉन्शियस की गहराई में वो उनको पता होता है कि मैं स्टेज के ऊपर हूँ, सामने ऑडियंस बैठा है, हाँ। मोरल वैल्यू के अगेंस्ट में नहीं करेंगे, ओके। ठीक है। हाँ और दूसरी बात ये चोरी करने का, हिप्नोटिक एबिलिटीज इनकी ज़्यादा है, वो ऐसे वो कुछ तरीके से जो बात करते हैं, और ये जो ठग लोग होते हैं, हाँ वो ये जानने में बहुत माहिर है हाँ। कि किसकी हिप्नोटिक एबिलिटी ज़्यादा है, किसकी कम है। ओके, ये तो वो उनकी विक्टिम को पहचान लेते हैं। हाँ, उनकी पर्सनालिटी को उनको ऑब्जर्व करते, पहले उनको ऑब्जर्व किया है उन्होंने हाँ कुछ दिन तक, या तो उनको वो जब कुछ तरीके से बोलते हैं तो वो अपनी हिप्नोटिक ट्रांस में चले जाते हैं लोग। हाँ मतलब कि बेसिकली गौरव ऐसा है कि एवरी हिप्नोसिस इज सेल्फ हिप्नोसिस। हाँ। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हिप्नोटाइज किया, ये बात ही गलत है। ओके। एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति को गाइड करता है हिप्नोटिक स्टेट में जाने के लिए। हाँ, हम इसका साइंस देखेंगे तब ये बात आएगी थोड़ी गहराई से। तो कोई हाई हिप्नोटाइजेबल पीपल है, वो चले जाते हैं ट्रांस की वो हिप्नोटिक स्टेट में, और वो शायद अपने गहने बहने या अपना जो कुछ भी है कीमती सामान दे देते हैं, और थोड़ी देर के बाद उनको रियलाइज होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, जब वो ट्रांस से बाहर निकलते हैं। और जो विक्टिम्स की चोरी हुई थी, उन्होंने भी एग्जैक्टली इसको ऐसे ही डिस्क्राइब किया कि मैंने अपने गहने दे दिए, हाँ, और उसके 10-15 मिनट बाद मुझे रियलाइज हुआ। इवन ये मेरी फैमिली में भी हुआ हाँ, था, मेरे जो कजिन है उनकी दादी के हाँ, साथ भी ये चीज हुआ था। राइट, तो उन्होंने भी उनके गहने दे दिए, और उन्होंने बोला कि बाद में एक लाइन लगी थी, बहुत सारे मतलब लाइन लगी थी, और चोर बोले चलो चलो यहाँ पे क्या है, पुलिस का वो ऐसे कुछ पहन के आए थे, बोलते कि आगे ना चोरी हो रही है, आप लोग फटाफट अपने गहने निकालो और इस बक्से में डाल दो, और जैसे आप आगे जाओगे ना, हम आपको सबको दे देंगे आपके गहने वापस। तो ऐसे बोल के सब लोग धड़ 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 करके अपने गहने देने लग गए। फिर लास्ट में 10 मिनट के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि हमने क्या कर दिया। हाँ, राइट। तो मतलब वो चोरों ने हाँ, किसी तरीके से उनको इंड्यूस किया कि वो एक हिप्नोसिस वाले स्टेट में चले गए, राइट, और फिर बाद में वो मतलब अननोइंगली, ऐसा नहीं था कि अगेंस्ट देयर विल, अगेंस्ट विल तो नहीं ही हो सकता है, हाँ, बट अननोइंगली हो जाता है। और उसमें भी सारे लोग नहीं हुए होंगे, लेकिन ये कहानी बनते बनते फिर सारे लोग पर आ जाती है, 2-4-5 लोग होंगे कि जिन्होंने निकाल के दे दिया होगा, जो हिप्नोटाइजेबल है, जिनका हिप्नोटिक एबिलिटी ज्यादा है। एग्जैक्टली। राइट। सो सर, ये हिप्नोटिक एबिलिटी के बारे में तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले व्यूअर्स को एकदम बेस लेवल से समझे, इसीलिए हम इससे स्टार्ट करते हैं कि हिप्नोटिज्म क्या होता है, उसके पीछे का जो साइंस है, ओके, मतलब साइंटिफिक भाषा में हिप्नोटिज्म कैसे काम करता है। बिल्कुल, मैं बताऊं। ऐसा है गौरव कि ये समझने के लिए हमें पहले तो माइंड को समझना होगा, माइंड क्या होता है। क्योंकि दो शब्द हम उपयोग में लेते हैं, एक ब्रेन और एक माइंड, दिमाग और मन। राइट। ठीक है। अब दिमाग या ब्रेन वो एक ऑर्गन है, अवयव है, जैसे यहाँ छाती के अंदर हमारा हृदय है, हाँ, या पेट के अंदर हमारा स्टमक है, एक हार्डवेयर है, हाँ, स्ट्रक्चर है। है। वो ब्रेन बहुत सारे कार्य करता है। इनमें से कुछ कार्य जिनको मेडिकल साइंस में हम लोग हायर फंक्शंस ऑफ द ब्रेन कहते हैं, ब्रेन के हायर फंक्शंस। हाँ। वो हायर फंक्शंस ऑफ द ब्रेन जो है उनको कलेक्टिवली माइंड कहा जाता है। क्या है वो हायर फंक्शंस? थिंकिंग, फीलिंग, डिजायरिंग, मेमोराइजिंग, इमेजिनिंग, सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, मेकिंग ए डिसीजन। तो ये जो कॉन्शियसनेस को भी कह सकते हैं हायर फंक्शन है। हाँ, हाँ, समझना, कुछ बात को सोचना, याद रखना, मतलब निश्चय करना।
हाँ तो सारी एब्स्ट्रैक्ट चीजें कह सकते हैं। एग्जैक्टली हाँ। हाँ, तो वो सारे जो कार्य है, हम्म, इन कार्य के समूह को मन कहा जाता है। ओके। तो ब्रेन एक स्ट्रक्चरल एंटिटी है और माइंड फंक्शनल एंटिटी है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जैसे। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। या तो मैं जनरली समझाता हूँ पैर और चलना ऐसा, हाँ, पैर से हम चलते हैं, दौड़ते हैं, खड़े होते हैं, तो ये सारे कार्य है और फंक्शंस है। फंक्शंस है। तो हाँ। माइंड इज अ फंक्शनल एंटिटी। राइट। अब ये जो मन नाम के कार्य है, इनमें से मात्र 10%, 10% हमारी जानकारी से होते हैं, 90% अपने आप होते रहते हैं बगैर हमारी जानकारी। ओके। ठीक है, इसलिए कुछ वैज्ञानिक ह्यूमन माइंड को, मनुष्य के मन को आइसबर्ग के साथ में रिलेट करते हैं। हिमशिला होती है ना समंदर में, तो उसमें कि बाहर का 10% दिखता है, बाहर से 90% दिखता ही नहीं है। अंदर दिखता ही नहीं है। हाँ। तो जो विचार अभी हमारे मन में है, जो हमें पता है, जो फीलिंग हम फील कर रहे हैं, ये हमारा कॉन्शियस माइंड कहलाता है। और इसके पीछे 90% अंदर ऑटोमेटिक चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल गौरव, अभी मेरी बात सुनते हुए आपका सिर ऐसे हिलता है, ऐसे हिलता है, तो ये जो सिर हिलता है, आप हिलाते नहीं हो, ऑटोमेटिक हिलता है। आप ऐसा सोचते नहीं हो कि ओके लेट मी नोड माई हेड नाउ एंड देन यू नोड। जब आप बोलते हो तो मेरा सिर ऐसे होता है, इनवॉलंटरी। तो ये हेड नोडिंग, हेड शेकिंग, दीज आर सबकॉन्शियस रिस्पॉन्सेस। सबकॉन्शियस। हाँ, आपका सबकॉन्शियस बगैर आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस या बगैर आपकी कॉन्शियस एफर्ट मुझे बता रहा है यस सर, हाँ बराबर, समझ में आ गया। तो ये आपका हेड नोडिंग। तो एक एग्जाम्पल लिया हमने। अब ये जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो एक बहुत बड़ा स्टोर हाउस है जिसके अंदर लाखों करोड़ों प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे कंप्यूटर में होते हैं, ये कंप्यूटर के साथ में बहुत रिलेट करता है सबकॉन्शियस माइंड। इन प्रोग्राम्स को साइकोलॉजी की भाषा में हम लोग इसको स्कीमा कहते हैं, स्कीमा, साइकोलॉजिकल स्कीमा। ओके। या तो उनको फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस भी कहते हैं। वर्ल्ड व्यू। हाँ, वर्ल्ड व्यू, फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस, बिलीफ सिस्टम बोल सकते हैं। बिलीफ सिस्टम, एग्जैक्टली, बिलीफ सिस्टम। और वो कहाँ से आती है? तो वो 3 फैक्टर्स से आती है। एक तो जन्म से लेकर आज तक जो हमारे अनुभव हुए, सारे अनुभव अपनी अपनी इम्प्रेशन छोड़ जाते हैं। तो वो जो अनुभवों की इम्प्रेशन है, दे बिकम आवर प्रोग्राम्स। राइट। दूसरा इंफॉर्मेशन, जो हमें जानकारी है, हमें खुद अनुभव नहीं है, माता पिता ने कुछ कहा, टीचर ने कहा, टीवी में देखा, हाँ, बचपन से थ्रू आउट जो हाँ, स्टोर होते आ रहा है, कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिली है। वो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन भी हो सकती है या कोई भी हो सकती है। राइट। तो वो इंफॉर्मेशन से भी इसकी इम्प्रेशंस हमारे प्रोग्राम बन जाती है। और तीसरा है इमेजिनेशन, कल्पनाएं जो मन में होती है, वो भी अपनी इम्प्रेशन छोड़ के जाती है। राइट। और वो कल्पनाएं कैसा फील कराती है। हाँ, राइट। तो ये 3 फैक्टर्स से हर एक इंडिविजुअल के सबकॉन्शियस में लाखों करोड़ों प्रोग्राम्स बन गए हैं। और गौरव, ये आप समझ सकते हो कि हर एक बंदे के, हर एक इंसान के प्रोग्राम अलग अलग होंगे। कोई 2 व्यक्ति इस पृथ्वी के ऊपर नहीं मिलेंगे जिनके प्रोग्राम एक समान है, क्योंकि उनके यूनिक पास्ट और एक्सपीरियंसेस से, हाँ, और एक्सपोजर से। हाँ, एक्सपीरियंसेस सबका अलग है, इंफॉर्मेशन अलग है, इमेजिनेशन तो बहुत अलग है, बहुत ही अलग है। ठीक है। अब होता क्या है कि कोई भी परिस्थिति जब आती है जीवन में, तो जो सिचुएशन में हम है उसके संदर्भ का जो प्रोग्राम है वो कार्यान्वित होता है, सक्रिय होता है। और वो जो एक्टिवेटेड प्रोग्राम है वो डिसाइड करता है कि वो सिचुएशन में हमारे थॉट कैसे होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, हम क्या फील करेंगे। वो सिचुएशन में हमें डर लगेगा या हम कॉन्फिडेंटली सिचुएशन को फेस करेंगे, राइट। हमें गुस्सा आएगा या हम शांत रहेंगे। हमारा थॉट क्या रहेगा और उसके वजह से क्या बिहेवियर हम करेंगे। बिल्कुल, थॉट एंड फीलिंग विल डिसाइड अवर बिहेवियर। एग्जैक्टली। एंड नॉट ओनली थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर, बट कंप्लीट बायोलॉजी भी यही मतलब प्रोग्राम, अपनी न्यूरोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एग्जैक्टली,
तो वो सिचुएशन में हृदय की धड़कन कितनी, हार्ट बीट कितना होगा, हाँ स्टमक में एसिड का रिलीज कितना होगा, आपका ब्लड प्रेशर कितना होगा, आपके कौन से हार्मोन कितनी मात्रा में रिलीज होंगे, थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसेस जो अंदर चलती है, राइट ऑल दिस थिंग्स आर गवर्न बाय सबकॉन्शियस प्रोग्राम। ठीक है। तो अब सपोज किसी को नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, हम उसको समझाते हैं कि भैया नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, हाँ तो वो कहेगा कि नेगेटिव थॉट में सोचता नहीं हूँ, वो आ रहे हैं। आ जाता है हम कहेंगे कहाँ से आते हैं, वो कहेंगे अंदर से आते हैं। अंदर से। तो वो अंदर क्या है, वो सबकॉन्शियस का प्रोग्राम है। राइट राइट। ऐसे ही फीलिंग का है। एक हाँ। छोटा सा एक्सपीरियंस करते हैं गौरव हम। हम्म, अभी अभी मैं एक आपको रिक्वेस्ट करूं कि प्लीज शो मी योर राइट हैंड लाइक दिस। ये दायां हाथ आप दिखाओ। वेरी गुड, थैंक यू। अब रख दो। अब इतनी सिंसियरिटी से गौरव, मेरी एक और रिक्वेस्ट है, थोड़ा 1 मिनट के लिए आप गुस्सा करो, गुस्से हो जाओ, प्लीज करो, थोड़ा सा तो करो। हो सकता है नहीं, नहीं मुझे हो- अंदर से हंसी आ रही है। हाँ, नहीं होगा गुस्सा। अच्छा, डरो डरो, प्लीज बी फ्राई। हाँ, ये डर लगा कि डर की एक्टिंग करी, एक्टिंग की। और एक्टिंग में शायद मैं इतना मार्क नहीं दूंगा आपको, अमिताभ होता तो आप ज्यादा अच्छी करता, तो डरना पॉसिबल है। कोई व्यक्ति डिसाइड करेगा कि चलो मैं डरता हूं, फिर हाँ। डरने के लिए बैठा, हम्म, तो हाथ ऊपर करना या ना करना वो आपने कॉन्शियसली डिसाइड किया। हाँ ओके कि सर कहते हैं मैं करना हूं तो कर ले। आपको नहीं करना है तो आप कह भी सकते हो कि सर हाथ ऊपर करने का क्या मतलब है भाई, मुझे नहीं करना है, तो आप मत करो। लेकिन डरना कि नहीं, गुस्सा करना कि नहीं, ये हम डिसाइड नहीं करते, राइट। अंदर का प्रोग्राम डिसाइड करता है। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं अगर किसी परिस्थिति को हमारा दिमाग इमेजिन कर रहा है कि ऐसा होगा, और हाँ तो उससे हमें डर लगने लग जाता हाँ, है, एंजाइटी आने लग जाती है। एग्जैक्टली। और वो जो इमेजिन करने लगता है वो सबकॉन्शियस का प्रोग्राम है प्रोग्रामिंग जो करता है। एक्टिवेट हुआ है। और कहते हैं कि 99% ऑफ योर नेगेटिव इमेजिनेशंस नेवर कम ट्रू, बट एग्जैक्टली फिर भी उसका हमारे शरीर पे, हमारी बायोकेमिस्ट्री पे बहुत बड़ा इफेक्ट बिल्कुल। कॉन्स्टेंटली होते रहता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारी साइकोलॉजी के ऊपर और बायोलॉजी के ऊपर राइट। बहुत ही असर होता है उनका। तो अब थोड़ा आगे बात करें कि अगर कोई व्यक्ति को कोई सिचुएशन में एंजाइटी होती है या हाँ। नेगेटिव थॉट आते हैं, तो वो व्यक्ति जब उसको पता चलता है कि मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, मुझे कॉन्फिडेंटली परिस्थिति का सामना करना है, या मुझे शांत रहना है, गुस्सा नहीं करना है, पता तो चलता है उसको, खुद को भी और दूसरे लोग समझाते भी है, लेकिन वो क्या करता है, इस समझदारी के आधार पर मन में एक संकल्प करता है, एक रिजोल्यूशन करता है कि ओके, अब ऐसी सिचुएशन में मैं पॉजिटिव सोचूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं शांत रहूंगा। लेकिन ऐसा है कि हमारी समझदारी और संकल्प, ये दोनों कॉन्शियस माइंड के कार्य है, वो Right. बाह्य मन में हुआ है। सबकॉन्शियस का प्रोग्राम बिल्कुल नहीं बदलता, ओके। कितनी भी समझदारी है, कितना भी दृढ़ संकल्प है, हाँ हाँ, तो अंडरस्टैंडिंग एंड रिजोल्यूशन विल नॉट चेंज द सबकॉन्शियस प्रोग्राम। राइट। सो तो- सर, क्या मतलब कि कॉन्शियस माइंड जो है, क्या उसका लैंग्वेज अलग है सबकॉन्शियस के माइंड के लैंग्वेज से? एग्जैक्टली, कॉन्शियस का लैंग्वेज है लॉजिक, तर्क, हम्म, और तर्क हमेशा मान्यताओं के आधार पर होता है, बिलीफ्स के आधार पर। हाँ, जैसा हम मानते हैं ऐसा हमारा तर्क होता है। राइट। हाँ, जैसे कि कोई स्मोकर आया है मेरे पास, हाँ। और कहता है कि डॉक्टर मुझे स्मोकिंग छोड़नी है, हाँ ठीक है, मैं उसको जागृत अवस्था में, वो बैठा है मेरे सामने, और हाँ। मैं उसको कहूँ कि देखो भैया, जब स्मोकिंग की अंदर से अर्ज आती है, हाँ। ऐसे मन करता है, हाँ। तो उस समय ऐसा करो कि एक लंबी गहरी सांस ले लो और लंबी गहरी सांस बाहर निकालो। क्या होगा पता है, सांस अंदर लेते हुए तुम आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और कंफर्ट अपने माइंड बॉडी में भर लोगे, हाँ। और उच्छ्वास निकालते समय सिगरेट पीने की जो इच्छा है, अंदर से अर्ज आ रही है, उसको तुम बाहर फेंक दोगे, हाँ। छूट जाएगा। अब वो बंदा जागृत अवस्था में है तो उसका लॉजिकल माइंड वर्क करता है, राइट। तो वो सोचेगा
क्या बस इतना आसान है? हाँ और ये डॉक्टर कैसी बात करते हैं, सेक चल्ली जैसी। हवा मैं तो सांस में हवा लेता हूँ और हवा में तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वाटर वेपर है, कार्बन हाँ। डाइऑक्साइड। हवा में से आत्मविश्वास कैसे अंदर भरूं? ये तो हम्म, फालतू की बात करते हैं। हम्म, वो मेरी फीस देके चला जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा, और बाहर कहेगा कि ये डॉक्टर तो सेक चली जैसी बात करते हैं, हम्म, हवा में से आत्मविश्वास ले लो, क्या बात है? ठीक है, बिकॉज ये लॉजिकल माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ लेकिन जब व्यक्ति वो ट्रांस हिप्नोटिक स्टेट में है, तो सबकॉन्शियस की भाषा है कल्पना की भाषा, ओके इमेजिनेशन की। हाँ तो जब उसको कहा जाता है कि सांस के अंदर आप आत्मविश्वास भर लो, वो इमेजिन कर रहा है कि ये एग्जैक्टली उसकी बॉडी में, माइंड में वो आत्मविश्वास, वो कंफर्ट जाती है। और वो उच्छ्वास में वो सिगरेट पीने की इच्छा, उसका इमेजिनेशन में ये कोई गंदा वायु है या कुछ निकल रहा है, हाँ हाँ तो दैट विल वर्क। राइट राइट ठीक है, तो कल्पना ये अंतर्मन की भाषा है। सबकॉन्शियस को अंतर्मन भी कहा जाता है, इनर माइंड। ओके और लॉजिक हाँ वो कॉन्शियस माइंड की कॉन्शियस भाषा। माइंड की। सो सर इसीलिए आइंस्टाइन ने ऐसा कहा था कि इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। एग्जैक्टली से लोग कहते हैं कि विल पावर ज्यादा होना चाहिए। हाँ अब विल पावर इज द पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड। हाँ विल पावर से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है इमेजिनेशन पावर। कल्पना शक्ति की ताकत है वो विल पावर से 10 गुना ज्यादा, डेफिनेटली। सो अगर हमें सबकॉन्शियस माइंड को बेसिकली चेंज करना है, मतलब उसके जो बिलीव्स है, डीप रूटेड बिलीव्स, प्रोग्राम को चेंज करना है, तो हमें ये उसकी लैंग्वेज में ही बात करना पड़ेगा जो इमेजिनेशन की लैंग्वेज है। हाँ, अलग अलग तरीके होते हैं। ओके इमेजिनेशन वाला तरीका भी है, थोड़ा लॉजिकल तरीके से भी बात की जा सकती है, बिकॉज लॉजिक से भी इमेजिनेशन निकलता है। हाँ, वो आत्म सुझाव जो कहते हैं, आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। हाँ तो वो लैंग्वेज है कॉन्शियस माइंड की, बट उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। वो सिद्धांत के अनुसार ऑटो सजेशन, पॉजिटिव लैंग्वेज में वगैरह, अगर व्यक्ति कॉन्शियसली सोचता है, या वो जो थेरेपिस्ट है वो देता है हिप्नोटिक स्टेट, वो भी जाते हैं सबकॉन्शियस। कल्पना की भाषा, इसको हम मेटाफर कहते हैं, मेटाफर का यूज कर रहे हैं। राइट मानो कि लाइक मतलब जैसे आपने एग्जांपल दिया कि आप आत्मविश्वास अंदर ले रहे हो, तो मेटाफर ही हो गया ये। हाँ, या तो आपका स्वामी विवेकानंद जितना आत्मविश्वास हो रहा है, तो इतने या हिमालय जितने अड़ग है आप, राइट तो वो दैट्स ए मेटाफर। हाँ, तो ये सब कॉन्शियस की भाषा हो गई। ये मुझे बॉडी बिल्डिंग में आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का एक कोट याद आ रहा है। वो जब भी बाइसेप कर्ल्स मारते थे, तो बोलते थे कि मैं इमेजिन करता था कि मैं अपने बाजुओं से ना मैं पहाड़ों को उठा रहा हूँ। और पहाड़ों को उठाने से मेरा जो बाइसेप फ्लेक्स होता था, और वो बेसिकली 6 बार मिस्टर ओलंपिया जीते हैं। तो मतलब आई थिंक सक्सेसफुल लोग भी यही करते हैं कि कहीं ना कहीं वो इमेजिनेशन को अपने लाइफ में कॉन्स्टेंटली इंजेक्ट करते हैं, पॉजिटिव इमेजिनेशन। एग्जैक्टली, उससे एक हिडन सुपर पावर अनलॉक हो जाती है। रोल मॉडल होते हैं लोगों के, तो वो अपने रोल मॉडल को जब मन में लाता है, तो उसकी जो सारी क्वालिटीज है, मतलब जो मेन क्वालिटीज जो उसको ग्रहण करनी है, वो अंदर से ये आई थिंक एक बहुत ही बड़ा लेसन है आज का। मतलब ऑब्वियसली हम हिप्नोसिस पे तो बात करेंगे, बट नॉलेज आपको यहाँ तक लेके जाएगा, इमेजिनेशन आपको यहाँ तक लेके जाएगा, नॉलेज के भी पार। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो सर ये जो बिलीव्स है, और जो जैसे आपने बोला कि आपका जो सबकॉन्शियस सॉफ्टवेयर है, तो मेरा सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि लाइफ में हम एक तरफ देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एकदम संपन्न है, खुश है, सक्सेसफुल है, राइट, और दूसरी तरफ हम ऐसे लोग देखते हैं जो अनसक्सेसफुल है, दुखी है, डिप्रेस्ड है। तो ये दोनों में ज्यादा रोल किसका है, कॉन्शियस माइंड का या सबकॉन्शियस माइंड का उनकी स्थिति के लिए? सबकॉन्शियस का। ओके, बिल्कुल, उनके जो प्रोग्राम्स है वो ही डिसाइड करते हैं। और ये प्रोग्राम्स बचपन से बन गए हैं। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा शुरू के सालों में, बचपन में पेरेंट्स से ही कम्युनिकेशन है बच्चों का। राइट। हाँ, तो अगर कोई पेरेंट्स ने वो जो प्री स्कूलर होता है 3, 4, 5 साल का बच्चा, उसको कहा है कि यू आर वेरी क्लेवर, वेरी स्मार्ट, तो वो बच्चे के मन में बेसिक प्रोग्राम बनता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ। और कुछ माँ बाप बुद्धू है, अकल नहीं है तुम्हारे में, राइट।
तो वो बंदा का प्रोग्राम बन जाता है कि मैं मेरे में अकल नहीं है, मैं बुद्धू। हाँ, और वहीं से फिर आगे की प्रोग्राम भी वो बेसिक प्रोग्राम के उसी आधार से पर बनते। कनेक्ट होते हैं, उसी से कनेक्ट होते होते पेड़ बन जाता है पूरा। डेफिनेटली। तो बहुत बड़ा रोल है पेरेंट्स का, और उसके बाद ये जो नर्सरी और प्राइमरी के जो लोअर केजी अपर केजी के टीचर्स हैं, हाँ, हम लोग काफ़ी प्रोग्राम्स करते हैं पेरेंट्स का या ये टीचर्स का, बिकॉज दे क्रिएट द पर्सनालिटीज। राइट वो राइट, है। मतलब बचपन से ही बच्चा कहीं ना कहीं हिप्नोटाइज हो रहा है। हाँ, वही पेरेंट्स चाहे जाने या ना जाने, बट उनका एक असर छूट रहा है। वो एग्जैक्टली। एक कमेंट भी पास कर रहे हैं तो हाँ, उस पे भी उस एक इम्प्रेशन क्रिएट हो रहा है। ये जो भी हम सीख रहे हैं ना, वो कंडीशनिंग है। हाँ, और ये प्रोग्राम्स मतलब कंडीशनिंग, राइट। और हम रिकंडीशन कर सकते हैं। तो आपने जो पहले मुझे पूछा था कि कैसे हो सकता है इसका साइंस, हाँ, तो अगर मुझे नेगेटिव से पॉजिटिव थिंकिंग में जाना है, गुस्से से शांत रहने में जाना है, तो कॉन्शियसली जो मैं समझा हूँ, जो मैं संकल्प करता हूँ, उसको मेरे कॉन्शियस में से मैं मेरे खुद के सबकॉन्शियस में रख सकता हूँ। और ये रखने से धीरे धीरे वो सबकॉन्शियस एक नया प्रोग्राम बना लेता है, और कोई भी उम्र में ये बन सकता है, और जो पुराना था उसको वो रिप्लेस कर देता है। सो सर, अभी जो दूसरा क्वेश्चन मेरा है वो बेसिकली ये है कि लेट्स से कि किसी के सबकॉन्शियस जो बिलीफ्स है और जो कंडीशनिंग है वो बचपन में इतनी अच्छे से नहीं हुई, या उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस थोड़े बिटर थे, जिस वजह से एक नेगेटिव कंडीशनिंग हो चुकी है, तो क्या उन्हें चेंज किया जा सकता है, और चेंज किया जा सकता है तो कैसे? हाँ, से चेंज डेफिनेटली किया जा सकता है, और इसके लिए एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया में 3 पहलू है। एक है जानकारी प्राप्त करना। हम्म, तो व्यक्ति को जानना है कि सबकॉन्शियस क्या है, कॉन्शियस क्या है, मेरे कौन से प्रोग्राम मुझे ये तकलीफ दे रहे हैं, ये इश्यू राइट। पैदा कर रहे हैं, कौन सा नया प्रोग्राम मुझे डालना है, ये सब जानकारी। हाँ, जानकारी को फिर समझना है, ठीक से समझदारी पैदा करनी है। तो उसके लिए उसको करना है इंट्रोस्पेक्शन, कॉन्टेम्पलेशन, हम्म, वो सिखाया जाता है। तो वो उसको समझाया जाता है कि ये प्रोग्राम की वजह से इस तरह से है, नया ऐसा प्रोग्राम आप करेंगे तो आपका थॉट, फीलिंग, बिहेवियर ऐसा होगा। हम्म, और फिर वो जानकारी और समझदारी आत्मसात करना है, मतलब कि वो कॉन्शियस से सबकॉन्शियस के अंदर उतारना है ओके, उसको। ये जो प्रक्रिया है 3 स्टेप की, हाँ, गौरव हमारे शास्त्रों में 3 शब्द दिया है: श्रवण, मनन और निधिध्यासन। ओके, श्रवण मतलब सुन के, शास्त्र कहते हैं कि ऐसी जो जानकारी जो हमारे अंदर अंदरूनी बदलाव लाने के लिए है, हाँ, ये जानकारी सुन के पानी है। जो हाँ, एक्सपर्ट है, वो नॉलेज जिनके पास है, उनके पास सुन के, पढ़ के नहीं। हाँ, हाँ, ओके, तो ये जो सारे शास्त्र है वो पढ़ने के लिए नहीं है, सुनने के लिए है। हाँ, तो श्रवण हुआ जिससे जानकारी मिलेगी। फिर मनन बोलते हैं, मनन मतलब इंट्रोस्पेक्शन, कॉन्टेम्पलेशन। राइट, तो राइट, उससे वो जानकारी स्पष्ट समझदारी में बदलती है, हम्म, और फिर वो समझदारी को सबकॉन्शियस के अंदर उतारना है, और वहाँ पर सेल्फ हिप्नोसिस का रोल है। हाँ, राइट, शास्त्र में उसको निधिध्यासन बोलते हैं, एक प्रकार का ध्यान, एक हाँ, प्रकार का मेडिटेशन। हाँ, तो अंदर उतरेगा तो फिर वो पुराने प्रोग्राम को रिप्लेस करके ये नया नया प्रोग्राम। तो ये पूरी प्रक्रिया है, उसमें से व्यक्ति को पसार होना है, ये सीखना है सारी राइट, स्टेप्स। राइट, राइट। सो सर, क्या ऐसा कह सकते हैं कि जैसे जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, एंड्रॉयड अपडेट आता है, कि मतलब न्यू, जैसे कुछ बग फिक्सेस हो गए और न्यू प्रोग्राम आ गया, न्यू सॉफ्टवेयर आ गया, तो हाँ, पहले मोबाइल क्या होता है कि स्विच ऑफ हो जाता है, मतलब वो हिप्नोसिस स्टेज पे चला जाता है, एग्जैक्टली और फिर राइट। इंस्टॉल होता है न्यू सॉफ्टवेयर, और फिर वो सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेता है, और जो फोन है वो अप टू डेट हो जाता है न्यू बिलीफ्स या न्यू सॉफ्टवेयर के साथ। तो बिल्कुल अपने मन को भी काइंड ऑफ ऐसा ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब पहले हम उसको कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ माइंड। हाँ, तो उसमें वो हिप्नोटिक ट्रांस में जाता है, दैट इज प्रिपरेशन। तो वो साइलेंट मोड में चला गया, ठीक है। और फिर नया प्रोग्राम के कंटेंट डिसाइड हुए हैं राइट, थेरेपिस्ट के साथ में बात करके, और फिर वो थेरेपिस्ट उसके आधार पर कोई ना कोई टेक्निक से, ऑटो सजेशन से, मेटाफर से ये नया प्रोग्राम अंदर डालता है।
ओके। तो क्या है कि माइंड उसका एकदम साइलेंट हो गया है, हाँ, जैसे वो अपने मोबाइल वो सॉफ्टवेयर अपडेट स्टेट में आ गया है, वो एग्जैक्टली हिप्नोटिक स्टेट में आ गया है, हाँ, रिसेप्टिव हो गया है। रिसेप्टिव हो गया। हाँ, तो रिसेप्टिव स्टेट में फिर जो थेरेपिस्ट है वो करते हैं, बट करता है व्यक्ति खुद ही। खुद ही। ये सेल्फ हिप्नोसिस होता है हमेशा, थेरेपिस्ट की बातें उसके कॉन्शियस के द्वारा उसके सबकॉन्शियस में जाती है, राइट। और धीरे धीरे खुद व्यक्ति सीख लेता है। हाँ, हम्म? हाँ। तो इस तरह से ये होता है। ओके, सो सर आपने बताया कि व्यक्ति खुद करता है, हाँ राइट? तो मतलब सेल्फ हिप्नोसिस। हाँ, तो ये जो सेल्फ हिप्नोसिस है और जो स्टेज हिप्नोसिस होता है, राइट, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? ओके। अब इसमें मैं थोड़ा गहराई में जाऊंगा। से हमारी बात हुई कि अलग अलग व्यक्ति की हिप्नोसिस में जाने की क्षमता अलग अलग है। हम्म, कुछ लोग लाइटर ट्रांस में रहते हैं, कुछ लोग मीडियम में, कुछ लोग डीप में जाते हैं। हाँ, और इसको मेजर किया जाए, ये बाकायदा व्यक्तित्व का एक लक्षण है, इससे पर्सनालिटी ट्रेट। हाँ, हिप्नोटिक एबिलिटी। ओके, और देयर आर वेरियस स्केल लाइक हार्वर्ड ग्रुप स्केल फॉर हिप्नोटिक ससेप्टिबिलिटी ग्रुप में एडमिनिस्टर किया जाता है। स्टैनफोर्ड स्केल होता है। तो हमारे मोस्ट ऑफ द रिसर्च में हम हार्वर्ड स्केल का उपयोग किया। तो ये जो एबिलिटी है, कुछ लोग हल्की ट्रांस में रहते हैं, कुछ लोग मीडियम में, और कुछ लोग डीप हिप्नोटिक स्टेट में जाते हैं। और ये इनके पर्सनालिटी पे डिपेंडेंट ये है। उनका पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। अब ये जो जिनकी एबिलिटी हिप्नोसिस में जाने की ज़्यादा है, हम्म, उन लोगों को ही ऐसे जो जादू के प्रयोग होते हैं, या ऐसे मैजिशियंस हो या ऐसे हिप्नोटिज्म्स हो, वो उसकी दिलचस्पी है, उनको वो जाने का मन करता है। राइट। वो समाज में 20% होता है। हमारे यहाँ इंडिया में करीब 20% लोग हाई हिप्नोटाइजेबल है, जिनकी हिप्नोटिक एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ओके, 70%, 70% मीडियम हिप्नोटाइजेबल है, हाँ, और मात्र 5% जितने लो हिप्नोटाइज, और 5% लोग हिप्नोटाइज नहीं होते हैं। वो ओके, कौन होते हैं? या तो टोटली मेंटली डिसइंटीग्रेटेड मैड पीपल, जो असाइलम में होते हैं, हाँ, पागल लोग जो हम कहते हैं, ओके, या तो मेंटली रिटार्डेड। मेंटल रिटार्डेशन और वो जो एकदम से वो सीवियर साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, हाँ, इनमें नहीं हो सकता है। वो ओके, 5% ओके, जनरली है समाज में। वेस्टर्न फिगर अलग है, ये भी थोड़ी साइड टॉक है, मैं बता हाँ। दूं। वेस्टर्न वर्ल्ड में मात्र 5% हाईली हिप्नोटाइजेबल है, हमारे यहाँ 20% है। ओके, वहाँ करीब 25 to 30% मॉडरेट वाले हैं, जो हमारे यहाँ 70% है, और वहाँ ज़्यादातर लोग लो हिप्नोटाइजेबल है। तो एक्चुअली हिप्नोसिस का साइंस हमारे कंट्री में ज़्यादा उपयोगी बन सकता है। एप्लीकेबल है। हाँ, right. बिकॉज इसका रीज़न क्या है कि एक प्रकार का मेडिटेटिव स्टेट है, यस, और कल्चरली मेडिटेटिव स्टेट इज इन अ कल्चर, हाँ, वहाँ तो बाद में गया है। हाँ, तो इसलिए हाँ, तो आते हैं स्टेज हिप्नोसिस के ऊपर वापस। तो जो ऑडियंस है वो उसका हिप्नोटिस्ट का, हम्म, उसमें करीब 80% हाई हिप्नोटाइजेबल पहुंच गए हैं। लो या मॉडरेट को इंटरेस्ट ही नहीं है ऐसे शो में जाने का, ओके, और ये लोग जल्दी पहुंच जाते हैं शो शुरू में, वो उनको एक भी आइटम मिस नहीं करना है, हाँ। तो थोड़ा 5-10 मिनट अर्ली अपना सीट ले लेते हैं। सो उनका पर्सनालिटी ऐसा होता है कि हाँ। उनको जाना है और जल्दी जाना है। जल्दी जाना है। ओके, तो पहुंच गए हैं, अब कर्टन बंद है, लेकिन कुछ फ्लिकरिंग ऑफ लाइट चल रहा है, कुछ मोनोटोनस म्यूजिक बज रहा है। तो ये जो सब इनपुट है वो उनकी हिप्नोटिक ट्रांस में ट्रांस उनको स्टेट ले में लेके जाता चले है, जाता है। ऑटोमेटिक ले जाता है। फिर जब कर्टन खुलेगा, वो हिप्नोटिस्ट कहेगा कि मुझे कुछ वॉलंटियर बोल। चाहिए, तो जिनको भी आना है आइए। तो जो वो हाईली हिप्नोटाइजेबल जो है, जो ऑलरेडी हिप्नोसिस में है, हाँ, उनके लिए हिप्नोटिक सजेशन बन जाता है, वो हाँ, भाग के जाते हैं ऊपर। ओके, और कुछ लोग, वो मोस्ट ऑफ दिस शो पीपल, वो पेड पीपल भी रखते हैं, अपने 4-5 बंदे रखते हैं जिनको हाँ, 500 रुपये मिलने वाला है शो के बाद, वो भी जाते हैं। और ये लोग इतने स्मार्ट तो होते हैं, उनको साइंस पता नहीं है, हाँ, उनको तो लगता है कि ये मेरे पावर से हो रहा है, हाँ, लेकिन उनको ये जानकारी होती है कि कैसे पहचाना जाए। तो वो जो व्यक्ति जाते हैं, हाँ, हाँ, उनका चलने का स्टाइल, उनका बैठने का स्टाइल, उनके फेशियल एक्सप्रेशन, राइट, इससे उसको पता चल जाता है
ओके, कि इसमें कितने हाई हिप्नोटाइजेबल तो है। वो एक्सपीरियंस से सीख गए होते हैं ये हाँ, सारी चीजें, और उसमें जो लो हिप्नोटाइजेबल दिखते हैं उनको वो साइड कर रिक्वेस्ट लेते करके वापस भेज देते हैं। हैं। तो फिर 10-15 लोग ऊपर है, अब वो जो भी सुझाव देगा इट विल स्टार्ट वर्किंग। यस, एक और बात भी है इसमें गौरव, ये जो हिप्नोटिक एबिलिटीज इनकी ज़्यादा है, उनकी पर्सनालिटी का एक दूसरा फैक्टर ये भी है कि दे लाइक टू बी द फोकस ऑफ अटेंशन ऑफ द पीपल। ओके, ऑडियंस में, ग्रुप में वो केंद्र बनना चाहते हैं, उनका वो एक लाइकिंग है। हाँ हाँ हाँ, हाँ फॉर एग्जांपल मेरा भी हिप्नोटिक एबिलिटी ज़्यादा है, हाँ तो मुझे जब कोई लेक्चर के लिए या कहीं कोई कॉन्फ्रेंस में जाना है हाँ, तो मैं बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करूँगा, बहुत अच्छी पीपीटी बनाऊँगा, और तो आई वांट दैट पीपल गेट अट्रैक्टेड एंड लिसन टू मी। तो सपोज वो ऑडियंस में मैं बैठा हूँ, तो मैं तो जानता हूँ इसलिए मैं नहीं जाऊँगा, बट जो नहीं जानते तो वो मैं चला जाऊँगा ऊपर। अब मैं वहाँ गया और वो कहता है कि आप गोविंदा जैसा डांस करो, तो मैं डांस करने लगूंगा और लोगों को लगेगा, ऑडियंस को लगेगा कि अरे डॉक्टर पलान के पास उसने ऐसा डांस करवाया। हाँ, अगर मैं वेकिंग में, जागृत अवस्था में होता तो मैं नहीं करता। हाँ, मैं मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर था, मैं ये मतलब हमारा ऑडियंस के कॉन्शियस सामने माइंड एक्टिव होता मैं ऐसे तो बिहेव नहीं करते। करूंगा, ऐसे करूंगा, ये थोड़ा होता है। बट ट्रांस की स्थिति में मैं करने लगूंगा हाँ और ऑडियंस को लगेगा कि ये हिप्नोटिस्ट के पावर से हुआ, हाँ, लेकिन ये मेरी ही खुद की पर्सनालिटी या मेरे ही खुद के हिप्नोटिक स्टेट के जो कुछ लक्षण है, हाँ, फिनोमिना, हाँ, उसका उसने उपयोग कर उसको लिया। एक्टिवेट कर दिया। हाँ, मतलब हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है बेसिकली वो हम पर एक पकड़ बनाए रखता है। मतलब वो हम पर पकड़ बनाए रखता है कि लाइक आपको इस सिचुएशन में ऐसा बिहेव करना है। हाँ, तो वो छूट गया और वो आप एक छूट ट्रांस स्टेट में चले गए तो आप चाइल्ड लाइक हो गए। हाँ, चाइल्ड लाइक हो गए। वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, आपने बहुत अच्छी बात बताई, काफी जानकार हो आप। तो वहां पर ये लॉजिकल थिंकिंग के केंद्र होते हैं। राइट राइट राइट, ओके। सो सर बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन ही हो जाता है स्टेज पे। मतलब पहले से ही वो लोग आ रहे हैं जो लोग ज्यादा हिप्नोटिक है, बिकॉज वो लोग ड्रॉ हो रहे हैं वैसे शोज में। हाँ, उसमें से भी वो ट्रांस स्टेट में उनको डाल दिया जाता है हिप्नोटिस्ट द्वारा, वो लाइट्स वगैरह दिख करके। हाँ, फिर वो प्री सिलेक्शन करके उन्हीं लोगों को बुलाते हैं। हाँ, लेकिन डाल दिया जाता है नहीं कहेंगे। हाँ, हाँ, वो चले जाते हैं, चले जाते हैं। ओके ओके, वो अपने आप चले जाते हैं। हाँ, तो हाँ, वो एक ट्रिगर का काम करता है। ट्रिगर का काम करती है। लाइट है, मोनोटोनस म्यूजिक है, हाँ, या उसका जो ड्रेसिंग वगैरह है, उसका मैनर्स है। राइट राइट, हाँ, ये सब। बट मतलब वो खुद भी, क्योंकि वो भी हिप्नोसिस का साइंस नहीं जानता है, हाँ, वो हाँ, शो करता है। यस, उसको तो उसके गुरु के पास से सीखा है, तो वो भी मानता है कि ये मेरे कमांड से मेरी पावर है मेरे पास। हाँ, हाँ, लेकिन पावर उसके पास नहीं है, पावर वो व्यक्ति के पास है, खुद में है, जो वहां जाके अपनी हिप्नोटिक जो एबिलिटी है उससे वो ट्रांस में गया है। हाँ, और वो करता है फॉलो, हाँ, अपनी इमेजिनेशन से, उसके आधार पर। राइट राइट, हाँ? तो पावर उसी की ही इमेजिनेशन पे है जो कि Unknowingly। गेटवे बन गया हाँ, ट्रांस स्टेट एंटर करने का। यस, तो पावर उस व्यक्ति के अंदर है, वो हिप्नोटिस्ट के अंदर नहीं है। राइट राइट सर, यहाँ पे कुछ कनेक्शंस में ड्रॉ करना चाहूंगा। जैसे कुछ ना डिसऑर्डर्स होते हैं, हाँ। डिसऑर्डर कह सकते हैं या कंडीशंस कह सकते हैं साइकोलॉजिकल। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ टाइम पहले, बहुत सालों पहले, जेरूसलम सिंड्रोम के बारे में। हाँ, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे क्रिश्चियंस जो लोग होते हैं उनके लिए जेरूसलम एक होली प्लेस है। राइट, तो वो जेरूसलम में जाते हैं और वहां पे वो जीसस के जो होली प्लेसेस है वहां पे जब जाते हैं तो वहां पे बेसिकली ना वो एक ट्रांस जैसे स्टेट में चले जाते हैं। और वो जो चर्च है वो एक्ट करता है, होली चर्च दैट एक्ट्स एज अ ट्रिगर। और वो एकदम से हेलुसिनेशन, डिसओरिएंटेडनेस ऐसा फील करते हैं एंड कुछ केसेस में तो खुद को जीसस समझने लग जाते हैं। एग्जैक्टली, माइंड में कंफ्यूजन भी होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, फेंट हो जाते हैं। और ये सेम चीज ना
मतलब ऐसा ही सेम फिनोमिनान अलग अलग जगहों पे हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल पेरिस सिंड्रोम करके भी होता है, जिसमें जो जापानीज टूरिस्ट होते हैं, हाँ। तो वो लोग जापान में ना पेरिस को बहुत ज्यादा ग्लैमराइज किया है बचपन से। वो बताया कि पेरिस में ऐसा है, मतलब मेलोड्रामेटिक जगह है, सिटी ऑफ लव, सिटी ऑफ XYZ। तो वो जैसे ही जब भी पेरिस में जाते हैं और वो आईफिल टावर देखते हैं और पेरिस का दृश्य देखते हैं, तो बचपन के जो इमेजेस और जो विजुअल्स है, जो इमेजिनेशन है, वो एकदम से ट्रिगर का काम करता है, वो विजुअल, और वो एक ट्रांस स्टेट पे चले जाते हैं, वापस से डिसोरिएंटेड फील करने लगते हैं और एंजाइटी अटैक्स आने लग जाता है, कुछ लोग फेंट हो जाते हैं। सेम चीज फ्लोरेंस सिंड्रोम करके भी है। इटली में फ्लोरेंस में जाते हैं और वहां पे बहुत सारे जो आर्टिस्ट है, उनके वर्क को जब वो देखते हैं, तो बचपन में इतना उन्होंने सुना होता है उनके बारे में कि उन्होंने, मतलब उनका इमेजिनेशन एकदम उस चीज को लेके एकदम हाई रहता है, और फिर जब वो एक्चुअल में वो रियलिटी को देखते हैं तो ट्रिगर का काम करता है, वापस से सेम फीलिंग। तो ये सब कहीं ना कहीं अनजाने में अपनी इमेजिनेशन की वजह से एक ट्रांस स्टेट में चले जा रहे हैं, कह सकते हैं। बिल्कुल। हिप्नोटिक स्टेट एक मन शरीर की मनोदैहिक स्थिति है, साइकोबायोलॉजिकल स्टेट, कि जिसके अंदर व्यक्ति की जो अवेयरनेस है, सभानता का क्षेत्र, वो कोई एक विचार के ऊपर, एक बात के ऊपर फोकस हो जाता है, केंद्रित हो जाता है, और आजू बाजू की दूसरी सभानता उसकी कम हो जाती है। राइट। ठीक है। फोकल अवेयरनेस बढ़ती है, ग्लोबल अवेयरनेस, पेरिफेरल अवेयरनेस कम हो जाती है। जैसे कि सपोज मैं कोई एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक पढ़ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते इतना इंटरेस्टिंग लगता है, मैं स्टोरी का एक कैरेक्टर बन गया हूँ, अंदर घुस गया हूँ, और कोई दोस्त आके सामने बैठा है, जब बुक बंद करूंगा, अरे गौरव कब आ गया, आपको देखा ही नहीं, आप आधे घंटे से मेरे सामने बैठे हो। तो ये हिप्नोटिक स्टेट है। राइट। हाँ, अपने आप हो गया। ये ऐसे कभी मूवी में जाते, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, थिएटर के बाहर निकल के हम डिसोरिएंट हो जाते हैं। व्हीकल उस दिशा में पार्क किया है, हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगते हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है आपने जो बताया, जेरूसलम सिंड्रोम वगैरह, वो थोड़ा और इसके फिनोमिना सब दिखाई देते हैं। मतलब वो स्टेट, ट्रांस स्टेट में ही एंटर हो रहे हैं, और उसके बाद फिर साइकोलॉजिकल कंडीशंस, फिर वो हेलुसिनेशंस हो जा रहे हैं। हेलुसिनेशन इज वन ऑफ द फिनोमिना ऑफ ट्रांस। राइट। हाँ, ये इसका हम जैसे कि मैंने वो स्केल बताया ना, स्टैनफोर्ड स्केल, ये सब हार्वर्ड स्केल, तो उसमें कुछ आइटम ऐसी होती है कि सपोज व्यक्ति को एक एमोनिया की बोतल स्मेल कराते हैं, और कहते हैं कि इसके अंदर गुलाब के फूल की सुगंध आएगी। वो एमोनिया स्मेल करके उसको लगता है गुलाब के फूल की सुगंध आई। या यहाँ पर टिपॉय के ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन उसको कहा जाता है कि ये सामने जो टिपॉय है, उसके ऊपर आप एक बहुत अच्छा गोल्डन कलर का बॉल देख रहे हो, उसको दिखाई देता है। ठीक है। अब यही चीज का वो स्टेज हिप्नोटिस्ट क्या करता है, वो कहता है कि ये आपके सामने वो हीरोइन कोई खड़ी है, तो कोई भी लड़की को वो हीरोइन दिखाई देती है उसको, या वो हीरो दिखाई देता है। इसको हेलुसिनेशन कहते हैं। ये दिस इज द फिनोमिना ऑफ हिप्नोसिस। जो उसमें पावर वो हिप्नोटिस्ट का नहीं है, जो व्यक्ति हिप्नोसिस में गई है उसके हिप्नोटिक एबिलिटी का कोई एक लक्षण है, उसके ट्रांस का एक लक्षण है। राइट। सो सर, जैसे एक मैंने देखा था शो, जिसमें क्या था कि वो थोड़ा सा मुझे डेंजरस भी लगा। वो शो में ऐसा है कि जैसे 2 टेबल्स रखे थे, और उसमें उसके बीच में एक पर्सन को लिटा दिया गया था, और ऐसे हिप्नोटिस्ट ऐसे बोल रहा था कि आप ऐसा फील करिए कि आप एक कंक्रीट का एक फ्लैट ऑब्जेक्ट हो, और आपके ऊपर कोई चढ़ेगा, मतलब उसके रीढ़ के हड्डी के ऊपर, तो आप बेंड नहीं होगे, और आप एक कंक्रीट के स्लैब की तरह हो। बिल्कुल ऐसे ये स्टेज के ऊपर बहुत लोग ये दिखाते हैं, और इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। कई केसेस से नोटिस हुए। वो क्या करते, 3 स्टूल रखते हैं, एक स्टूल सिर के नीचे, दूसरा कमर के नीचे, और तीसरा पैर के नीचे। अब बीच वाला वो पहले वो ये रिजिडिटी का, जैसे आपने कहा, ऐसे कोई मेटाफर देखे कि आप एक ब्रिज बन गए हो या एकदम टाइट हो गया है बॉडी, फिर वो बीच वाला स्टूल निकाल लेता है, और फिर वो उसके पेट के ऊपर खड़ा रहता है वो हिप्नोटिस्ट।
रिजिड बॉडी हो गया है तो वो उसका पावर नहीं है। ये जो व्यक्ति है हिप्नोटिक स्टेट में, हाँ उसकी एक फिनोमिना है, उसका एक लक्षण है रिजिडिटी। हाँ अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उसका वो फिनोमिना सडनली निकल जाए निकल जाए। ट्रांस के दरमियान ही, हाँ या वो ट्रांस से बाहर निकल जाए हाँ कभी। हाँ तो वो गिरता है, स्पाइन फ्रैक्चर हो जाता है, वो जीवन पर्यंत वो पैराप्लेजिक पेशेंट हो जाता है, उसके पैरालिसिस हो जाता है। तो ऐसे भी ऐसे केसेस हुए हैं? केसेस हुए हैं। तो साइकोलॉजिकली भी ये बहुत हार्म करता है व्यक्ति को, बायोलॉजिकली भी ऐसे कई कॉम्प्लिकेशन करता है। तो ये बैन करना चाहिए बिल्कुल ही स्टेज के ऊपर जो इसका उपयोग है एंटरटेनमेंट के लिए। बस 5 मिनट के एंटरटेनमेंट के लिए किसी की अरे लाइफ रिस्क में जा बहुत सकती है। डेंजरस है। कई कंट्रीज में बैन है इसके ऊपर, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया है या नीदरलैंड्स है, स्वीडन है। बट लार्ज डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं ना, वहाँ पर ये मुश्किल है। इंडिया में नहीं हो सकता है। मतलब इट इज वन ऑफ आवर मिशंस, जो हमारा एकेडमी ऑफ हिप्नोसिस है, उसके द्वारा हम ये जो इसका साइंस की बात करते हैं, तो हम चाहते हैं कि ऐसे स्टेज हिप्नोसिस बंद हो। राइट राइट। सो सर, आपने बात की थी हिप्नोटाइजेबिलिटी की, राइट? और आपने बोला था, तो मुझे कैसे पता चलेगा, जैसे अगर कोई भी व्यूअर हमारे देख रहे हैं, हाँ, तो उनको कैसे पता चलेगा कि उनके हिप्नोटाइजेबिलिटी या फिर हिप्नोटाइज एबिलिटी ओके, कैसे डिटरमाइन की जा सकती है? हाँ, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरी हिप्नोटाइज एबिलिटी क्या है? मैं क्या मैं बताऊं, ज्यादा हिप्नोटाइज जल्दी हो सकता हूँ या स्लो? बताऊं मैं। इसको पहले हिप्नोटाइजेबिलिटी कहा जाता था, कुछ समय हिप्नोटिक ससेप्टिबिलिटी भी कहा जाता था। अब इसको हिप्नोटिक टैलेंट कहते हैं। इससे टैलेंट, ओके। हिप्नोसिस में जाने की क्षमता है व्यक्ति की। हाँ और इसको जैसे मैंने पहले भी बताया, कुछ टेस्टिंग टूल्स होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग टूल्स, जैसे IQ टेस्ट होता है या पर्सनालिटी टेस्ट, Right, ऐसे right. ही हिप्नोटिक टैलेंट का स्केल होता है। हाँ तो उसमें कुछ आइटम्स होते हैं, और वो जो थेरेपिस्ट है या जो टेस्टिंग करता है साइकोलॉजिस्ट, वो एक के बाद एक वो टेस्ट देखे, फिर वो टोटल करते हैं कि कितने आइटम्स वो पास हुआ, और उसके आधार पर फिर उसको कैलकुलेट करते हैं कि इस व्यक्ति की हिप्नोटिक एबिलिटी माइल्ड है, मॉडरेट है। करीब 25 जितने लक्षण हैं हिप्नोसिस के। ओके। तो उसमें से कुछ लोगों में 2 लक्षण होते हैं, कुछ में 10 है, कुछ में 15-20 है। तो जितने फिनोमिना, जितने लक्षण ज़्यादा, हाँ इतनी उसकी हिप्नोटिक Hypnotic क्षमता ability ज़्यादा। तो ये मेजर किया जाता है, रिसर्च में हम ये करते हैं, तो बट प्रैक्टिकली जब व्यक्ति खुद करता है अपनी सेल्फ हिप्नोसिस, उसको जो ट्रांस की स्थिति में है, तब उसको वो सोचना नहीं है हाँ। कि मैं हिप्नोसिस में हूँ कि नहीं हूँ, या मैं कितनी गहरी हिप्नोसिस में हूँ। हाँ क्योंकि जैसे ही वो सोचने लगेगा, उसका वो कॉन्शियस लॉजिकल माइंड एक्टिव हो जाएगा, हाँ वो ट्रांस में से बाहर आ जाएगा जागृत में। हाँ तो उसमें तो उसको वो एक्सपीरियंस के अंदर ही इन्वॉल्व होना है। राइट। हाँ, तो व्यक्ति खुद पता चल सकता है, व्यक्ति को पता चल सकता है, थेरेपिस्ट या ये जो क्लिनिकल हिप्नोसिस कहते हैं, उसके जो एक्सपर्ट्स है, उनके पास जाके कि हिप्नोटिक एबिलिटी का मेजरमेंट करा सकते हैं। ओके, तो स्केल्स आते हैं, उसके बेसिस स्केल पे आते हैं, आइडेंटिफाई और वो कभी कभी हम क्लिनिकली यूज भी करते हैं, लेकिन क्लिनिकल यूज इसका कम है। कम Okay. इसलिए है गौरव, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत गहरी हिप्नोटिक स्टेट में जाते, उनको वो हिप्नोटिक जो ट्रीटमेंट है, हाँ थेरेपी, हाँ उसका असर ज़्यादा होगा, और लाइट हिप्नोसिस वाले लोगों को इसका असर कम होगा। हाँ ये बहुत सारी इश्यूज़ में ऐसा नहीं है। ओके। ठीक है, लाइटर हिप्नोसिस वाले लोग भी इतना ही फायदा ले सकते हैं जितना डीपर हिप्नोसिस वाले, प्रोवाइडेड द थेरेपिस्ट इज नॉलेजेबल, ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड। क्योंकि थेरेपिस्ट को मालूम है कि कौन सी टेक्निक लाइटर के साथ काम करेगी, कौन सी टेक्निक डीपर हिप्नोसिस वाले के साथ में। डिफरेंट टेक्निक्स आर देयर राइट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। ठीक है, हाँ तो ये एक बाकायदा एक साइंस है, मेडिकल साइंस का एक पार्ट है। और बड़ौदा यूनिवर्सिटी में, MS यूनिवर्सिटी में हाँ 1 साल का एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल हिप्नोसिस हमने शुरू किया है ईयर 2000 में।
अभी 25वां बैच आया जो मेडिकल डॉक्टर्स के लिए है, साइकोलॉजिस्ट के लिए है, डेंटिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हाँ दे डू इट। और वो कोर्स काफ़ी पॉपुलर हुआ, बट बड़ौदा इज़ ए रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी, तो वहाँ जाके 1 साल रहना पड़े। बहुत सारे सीनियर जो डॉक्टर्स साइकोलॉजिस्ट है इंडिया में, दे वांट टू डू इट बट दे कांट अफोर्ड टू गो एंड स्टे इन बड़ौदा। राइट तो उनकी रिक्वेस्ट से 2016 से एक ऑनलाइन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा क्लिनिकल हिप्नोसिस का हमने शुरू किया है चरोतर यूनिवर्सिटी साइंस टेक्नोलॉजी के द्वारा, चारू सेठ। तो 1 साल का कोर्स है उनके लिए। तो ये कोई कोई जादू विद्या नहीं है, कोई त्राटक नहीं है, मंत्र नहीं है, मैजिक नहीं है, बिल्कुल साइंटिफिक एक है थेरेपी। राइट। तो सर ये जो सेल्फ हिप्नोसिस होता है कि हाँ। मतलब आप खुद को हिप्नोटाइज करो, तो ये कैसे किया जा सकता है और एक आम इंसान इसको कैसे कर सकता है? अच्छा, ये कैसे किया जा सकता है, इसके लिए तो उसको प्रॉपर थेरेपिस्ट के जाकर ट्रेनिंग लेना चाहिए, लेकिन इसका थोड़ा सा अनुभव हम करेंगे कुछ आगे की बात में, जहाँ रिलेवेंट होगा वहाँ मैं Okay. आपको एक तो आप मतलब करके थोड़ा मेरे पे आजमा के एक बार दिखाएंगे? हाँ, मैं आपको हाँ। दिखाऊंगा बिल्कुल कि बिकॉज कैसे मतलब एक करोगे। सेल्फ हिप्नोसिस एक गेटवे हो सकता है हाँ। लोगों का अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, एग्जैक्टली। राइट? हाँ। तो वो गेटवे कैसा है उसके बारे में एक एटलीस्ट हमें साइंस या थोड़ा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन पता चल जाए तो ऑडियंस को बहुत हेल्प मिल जाएगी। हाँ। तो सर उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए जैसे आज के टाइम पे सबसे बड़े जो प्रॉब्लम्स है ना, जो यंगस्टर्स में है, जेनजीज हो गए, ये सब में वो है फोकस और अटेंशन की प्रॉब्लम। आज सोशल मीडिया का जमाना इस हद तक आ चुका है कि हर जगह पे सिर्फ कंटेंट, हर जगह पे एडवर्टाइजमेंट्स, हर जगह पे डिस्ट्रैक्शंस, गेम्स, है ना, मूवीज, सब चीज एकदम हमारे फिंगर टिप्स पे है। बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी के वजह से आज के टाइम पे लोगों को काम पर फोकस होता ही नहीं है, और एक कॉन्सेप्ट होता है डीप वर्क का। मतलब जो भी आपको बढ़िया काम करने, बड़े लेवल के जो काम होते हैं जिसमें क्रिएटिविटी, इनोवेशन इन्वॉल्व है, वो डीप वर्क से ही हो पाता है। और Naturally. फोकस और अटेंशन आज का मछलियों से भी कम हो गया, ऐसे लोग बोलते हैं लोगों का। तो हिप्नोटिज्म से या फिर सेल्फ हिप्नोसिस से क्या फोकस और अटेंशन एक स्टूडेंट का या एक यंग एडल्ट का बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। विद्यार्थियों के लिए एक वर्कशॉप है हमारा 20 घंटे का, जो एडोलेसेंट चिल्ड्रन जो होते हैं 10th 11th 12th ग्रेड वगैरह में, जिसमें कंसंट्रेशन की अलग अलग टेक्निक सिखाते हैं। हिप्नोटिक स्टेट में जाके आत्मसूचन से या मेटाफर से, बट एक छोटी सी एकाग्रता इम्प्रूव करने की हिप्नोसिस के सिद्धांत के आधार पर ही एक टेक्निक बनी हुई है, वो अभी हम सिखाते हैं। ठीक है, ऑडियंस में काम आएगा, विद्यार्थियों को भी काम आएगा और सबको काम आएगा। राइट। तो सर पहले हम टेक्निक आजमाते हैं, फिर आप उसका एक छोटा सा एक बार साइंस बता देना कि क्या उसका साइंस हो हाँ, सकता है। मैं बताऊं तो टेक्निक ऐसा है गौरव कि सपोज आपको पढ़ना है या आपको कुछ दूसरा काम करना है जिसमें आपको फोकस करना है, एकाग्रता करनी है। राइट। तो पहले तो कीप एवरीथिंग वॉट एवर इज रिक्वायर्ड इन फ्रंट ऑफ यू। वो काम करने के लिए बुक है तो बुक खोल के रखो, चैप्टर लिखना है तो पेन पेपर पेंसिल सब कुछ तैयार रखो, वो कंप्यूटर में काम करना है तो वो फाइल ओपन करके रखो। फिर वो मटेरियल के सामने आपको सीधा बैठना है, मतलब कि बॉडी को लोअर बैक, अपर बैक, नेक एंड हेड स्ट्रेट लाइन में सीधा बैठ के मैं करके दिखाता हूँ गौरव, फिर हम आपको बताएंगे, आप करेंगे। तो सीधा बैठ के आंखें बंद करनी है और बंद आंखों को इस तरह से कवर करना है। इसको पामिंग कहते, पामिंग। ये कप ऑफ द पाम, अभी आप मत करिए, पहले देख लीजिए, फिर आप करेंगे। ये कप ऑफ द पाम जो है उससे ये बंद आंख को कवर करना है। से इसमें गलती लोग ऐसे कर देते हैं या ऐसे कर देते हैं, ये सब गलत है। ये बिल्कुल ऐसे, और अंगूठा और ये हथेली के बीच में भी कोई जगह नहीं है, ऐसे नहीं। हाँ, क्योंकि यहाँ से लाइट जाएगी, लाइट को बंद करना है।
तो ये कप बनाना एकदम। हाँ, तो इसको पामिंग कहते हैं। और कई लोग ये पामिंग करते हुए ऐसे कर देते हैं नीचे, हाँ, तो सीधा मस्तक सीधा रखना है। ओके। अब ऐसे बैठ के आपको तीन तीन बार लंबी गहरी सांस धीरे धीरे अंदर लेनी है, अपनी छाती और पेट को फुला के, एक्सपांडिंग द चेस्ट एंड द स्टमक। और फिर लंबी गहरी सांस धीरे धीरे कंप्लीटली बाहर निकालनी है, हम्म, स्क्वीजिंग योर चेस्ट एंड द स्टमक। हाँ, छाती और पेट को सिकुड़ के ये 3 बार करना है। जैसे मैं एक बार करके दिखाता हूं फिर से। हम्म, एक बार हुआ, दूसरी बार और तीसरी बार। अब ये तीनों बार जब सांस अंदर लेते हैं तब मन में सोचना है, मैं सारे डिस्टर्बिंग फैक्टर्स से दूर जा रहा हूं और जो काम मुझे अभी करना है या जो टॉपिक मुझे अभी पढ़ना है उससे मैं नज़दीक जा रहा हूं। ओके। I am going away from all the distractions and coming closer to the task which I want to start now. Coming हम्म, closer to the chapter topic which I want to study now. हम्म, ये सोचना है ब्रीथ अंदर लेते हुए। ब्रीथ बाहर निकालते हैं तब सोचना है, आई एम रिलैक्सिंग इन माई बॉडी एंड माइंड। हम्म, मन और शरीर से मैं विश्रांति की स्थिति में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ऐसे सोचना है। ठीक है, तो ब्रीथ अंदर लेते हुए गोइंग अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, कमिंग क्लोजर टू द टास्क। एंड ब्रीथ आउट के समय मन में सोचना है कि मैं बॉडी माइंड से रिलैक्स हो रहा हूँ। ये 3 बार करके फिर आपको हथेलियों को ऐसे स्लाइड करना है, टचिंग टू योर फेस, चेस्ट एंड स्टमक। ऐसे छू के ऐसे स्लाइड करना है और फिर धीरे से आंखें खोलनी है और फिर अपना काम चालू कर देना है। ओके, आप देखोगे कि आप बहुत अच्छी एकाग्रता से वो कार्य लंबे समय तक कर पाओगे। तो सर ये 3 बार करना है या इसका तीन कुछ टाइम पीरियड भी है, जैसे 2 मिनट 5 मिनट? नहीं, 3 बार ही ये ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट ये ओके। करना है। और ये टेक्निक तुम्हें डिस्क्राइब किया इसलिए टाइम हाँ, लगता है, 2 मिनट की टेक्निक है। राइट। 2 मिनट में आपके 3 डीप ब्रीथिंग हो जाएगा। तो ये बार बार करना है। बार बार मतलब जब भी आपने डिस्ट्रैक्शन वर्क फील से किया। ब्रेक लिया है, शुरू करते हो तब कर लो। हाँ, टॉपिक बदला तब कर लो। तो काम शुरू करने से बिल्कुल पहले करना है। ओके। तो फिर आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा 1.5-2 घंटे तक। ओके, और 1.5-2 घंटे में ब्रेक लेना ही है। वो भी आप घंटों तक साथ में काम मत करो, वो भी एक दूसरा एक फिनोमिना है साइंस का, कभी बात करेंगे उसकी। बट ब्रेक जरूर लेना है। हाँ, 10-15 मिनट का ब्रेक आफ्टर 1.5 आवर्स ऑफ वर्क, वो बहुत हेल्थ के लिए, फिजिकल राइट, मेंटल पोटेंशियल के लिए जरूरी है। राइट। जैसे पोमोडोरो टेक्निक हो गया, तो वो सब हाँ, यही कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा ब्रेक ब्रेक करना माइंड है, को रिफ्रेश करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कंसंट्रेशन टेक्निक इस तरह से करते हैं। इसका आधार है गौरव, एक्चुअली मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूं। एक बियाटा जेंक्स नाम की कैलिफोर्नियन साइंटिस्ट साइकोलॉजिस्ट 1970s में इंडिया आकर 1 साल रह के अष्टांग योग का अभ्यास किया उन्होंने, पतंजलि का अष्टांग योग। फिर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपना PhD किया और उसमें ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, सांस अंदर लेते हुए और बाहर निकालते हुए मन में कैसे कैसे भाव पैदा होते हैं उसका स्टडी किया। जब हम सांस अंदर लेते तो कुछ और भाव पैदा होते हैं, निकालते तो कुछ और भाव पैदा होते हैं मन में सबके। वो फैक्टर्स को निकाल के उन्होंने टेबुलेट किया और उसके आधार पर ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी टेक्निक बनी है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने बनाई है। तो ये इसके पीछे बहुत गहरा रिसर्च है ये टेक्निक के पीछे, सिंपल टेक्निक। और इसकी दूसरी एक खासियत ये है टेक्निक की कि अगर आप दिन में 2-4 बार करते हो हर रोज, 2-3 हफ्ते में जब आपको लगे कि अब मेरी कंसंट्रेशन एबिलिटी काफ़ी पहले से ज़्यादा अच्छी है,
फिर ये टेक्निक 2 सेकंड की बन जाएगी। 2 सेकंड। हाँ क्या करना है, 2-3 हफ्ते के बाद आप काम के लिए जो भी सामान है सामने रखिए, उसके सामने सीधा बैठिए और पामिंग करिए और हाथों को ये स्लाइड कर दीजिए, आंखें खोल के काम शुरू करिए। वो 3 ब्रीदिंग वाला जो पोर्शन है वो निकल जाएगा। हाँ ओनली डूइंग लाइक दिस वो भी आपको इतना ही परिणाम देगा जितना पूरी टेक्निक देती थी। तो ये 2 सेकंड का टेक्निक बन जाएगा। हाँ, मतलब जैसे वो एक हैबिट हैबिट लूप बन जाता है, तो बीच का जो पार्ट है वो सिर्फ क्यू और रिजल्ट, कंडीशनिंग, सिर्फ ट्रिगर और रिजल्ट, एग्जैक्टली कंडीशनिंग। हाँ कंडीशनिंग हो जाता है। हाँ, तो वैसा। ये भी एक इंटरेस्टिंग है। आपने देखा होगा कि जनरली लोग जब भगवान का दर्शन करते हैं, हाँ प्रेयर करते हैं, तो दर्शन करने के बाद ऐसा करते हैं। हाँ आपने देखा होगा हम्म, इवन नमाज के अंदर लास्ट स्टेप में आप हाथ ऐसे पसारते हो। हम्म, इसका क्या मतलब, फिजियोलॉजिकली या ये साइंस के आधार पर इसका मतलब ये है कि वो जब आपने प्रेयर किया है, दर्शन किया है, तो मन और शरीर की एक एक बहुत हेल्दी स्टेट बना है। आप एक शांत हो, मन में प्रसन्नता है, हाँ आप एकदम फोकस हो, तो ये सारे लक्षण डेवलप हुए हैं हाँ, प्रार्थना से। हाँ, अब वो वाला जो आपका साइकोबायोलॉजिकल स्टेट है, शरीर मन की एक स्थिति है, उसके साथ में आप ये करते हो, हर रोज रोज ये किया है, तो कंडीशनिंग हो गया। फिर सपोज आप काम करते हो ऑफिस में, शाम को 4, 4:30, 5 बजे आप थक गए हो, तो मेनी पीपल नेचुरली डू इट। वो क्या करते हैं, ऐसे करके ऐसे करते हैं, तो ऐसा करने पर वो फ्रेश हो जाते हैं। ये फ्रेश क्यों हो गए, क्योंकि वो सुबह में जो प्रेयर के बाद का जो एक मेंटल फिजिकल स्टेट था, वापस वो आ जाता है। तो एक हैबिट लूप क्रिएट हो गया था, हैबिट लूप क्रिएट हो गया। ट्रिगर और रिजल्ट, तो वो हैबिट लूप फिर बाद में बार बार वो रिएक्टिवेट कर रहे हैं उसको। बिल्कुल, बीच का पोर्शन निकल जाता है। हाँ, तो ये कंसंट्रेशन टेक्निक, ये जो हिप्नोथेरेपी है उसके प्रिंसिपल के आधार पर ही बनी है। तो ये हमने सीख लिया, बहुत उपयोगी टेक्निक है बच्चों के लिए, सबके लिए एक्चुअली। अच्छा सर, आज के जमाने का ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज सोशल मीडिया का एक्सपोजर इतना है, तो लोगों में एंजाइटी, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर के जो इश्यूज हो गए, और कुछ लोग डिप्रेशन में भी स्लिप हो जाते हैं। डिप्रेशन के रेट्स भी कॉन्स्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल राइट। और सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज सोशल मीडिया में हम दूसरों की लाइव्स देखते हैं, बहुत ही फ्लैशी है, हम कॉन्स्टेंटली देखते हैं वो जगह जगह घूम रहे हैं, अमीरों वाली लाइफ जी रहे हैं, और एक उनका एक फेस दिखता है, सामने वाला फेस, और हो सकता है कि पीठ पीछे कोई अलग ही स्टोरी है। तो जब हम कॉन्स्टेंटली देखते हैं कि ये भी अच्छी लाइफ जी रहा है, ये भी जी रहा है, XYZ, हर इन्फ्लुएंसर पैसे कमा रहे हैं, पैसे उड़ा रहे हैं, तो हमें डिप्रेशन फील होने लगता है, एंग्जाइटी फील होने लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं अपनी लाइफ में, मेरा फ्यूचर क्या है यार, सब पूरी दुनिया आगे निकल रही है, मैं क्या कर रहा हूं। तो ये आज के जमाने में बहुत बड़ी टेंडेंसी है, और मेरे ख्याल से टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स को सबसे ज्यादा अपने गिरफ्त में ले रही है। बिल्कुल। तो सेल्फ हिप्नोसिस से क्या स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन के सिम्टम्स, इनको इंप्रूव किया जा सकता है? डेफिनेटली। सी, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, ऑफ कोर्स डिप्रेशन की बात करें तो वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो आपने बताया ऐसा, बट कुछ डिप्रेशन क्लिनिकल डिप्रेशन होता है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है, जो अल्टीमेटली सुसाइडल थॉट हो जाते हैं, उनको तो साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ही लेना है। वो न्यूरोलॉजिकल लेवल पे चेंजेस आ जाते हैं, हार्डवेयर लेवल पे चेंजेस आ गए, उनके लिए ये नहीं है। बट जो आपने बताया, फ्रस्ट्रेट हो गए अपनी लाइफ से, या थोड़ा ये सब दूसरों का देख के, या एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो इसके लिए सेल्फ हिप्नोसिस, मतलब मेजर जो ग्रुप ऑफ पीपल है जिसको हिप्नोथेरेपी हेल्प कर सकती है, वो ये है। करीब मेरे 70% जितने क्लाइंट यही है, एंजाइटी वाले, इवन फोबिया वाले, तो ये सब में बहुत इसका उपयोग है। और यहाँ पर एक और छोटी सी टेक्निक आपको सिखा दूँ, ऑडियंस को सिखा दूँ। इसको हम लोग मतलब जब हम सेल्फ हिप्नोसिस सिखाते हैं तो पहला स्टेप ये सीखना होता है, और इस स्टेप से ही लोग अपनी सेल्फ हिप्नोटिक स्टेट में चले जाते हैं। ओके। इसको कहते हैं ब्रीदिंग अवेयरनेस। ओके। सांस की सजगता। ठीक है। इसी को
वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत धामधूम से चला है ये अभी पिछले कुछ 20 साल से। माइंडफुलनेस कहते हैं, माइंडफुलनेस मेडिटेशन का। हाँ, द गॉड स्टेट। एग्जैक्टली, या अल्फा स्टेट या सब ये। हाँ, तो माइंडफुलनेस का ये बेसिक एक टेक्निक है। इसी को हजारों साल से योग में प्राण धारणा बोलते थे। प्राण धारणा एक विपासना मेडिटेशन होता है, राइट। उसमें इसको आनापान कहते हैं। ये सब एक ही है। तो जो नॉर्मल ब्रीदिंग हमारी चल रही है उसके बारे में थोड़ी देर के लिए सजग रहना है। सजगता से ब्रीथ का, सांस का अनुभव करना है। ओके, तो अभी मैं आपको गाइड करूं, आप करिए। बेशक। हाँ? सो कॉन्शियसली मुझे अपने ब्रीदिंग पे फोकस करना है। मैं बताता हूँ, Okay. मेरी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हाँ, करो। हाँ, हाँ। ओके, अच्छा। तो गौरव, अपने शरीर को आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में रख लो। हाँ, यस। तो हाथ का जो आपने ऐसे लॉकिंग रखा था, जैसे मैंने कंफर्टेबल बोला आपने छोड़ दिया, बिकॉज दैट इज मोर कंफर्टेबल। वेरी गुड। तो शरीर आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में है। आंखें आपने हल्के से बंद कर ली है। आईज जेंटली क्लोज्ड। शरीर जब ऐसे कंफर्टेबल पोजीशन में है और आंखें हल्के से बंद, इस दरमियान अपने सांसों की आवागमन के बारे में सजग बनना है। बी अवेयर ऑफ द प्रोसेस ऑफ योर ब्रीदिंग। नॉर्मल natural breathing which is going on all by itself. ये कैसे कर सकते हैं? तो हम जानते हैं कि सांस के साथ हमारे पेट और छाती का हलन चलन होता है। वो फूलते हैं और सिकुड़ते हैं। You know, our chest and the stomach, they expand and they shrink. Your mind may remain occupied with the movements of your stomach, going up and down, up and down. पेट का जो हलन चलन है उसके ऊपर शायद आपका मन बना हुआ है, आपका मन उसके ऊपर रहा है। या तो हम जानते हैं कि हवा का प्रवाह नासिका के जरिए अंदर जा रहा है और फिर उच्छ्वास के दरमियान वो बाहर निकल रहा है। ये हवा के प्रवाह का स्पर्श ऊपर के ओंठों के ऊपर या नासिका के अग्रभाग में शायद अनुभव कर सकते हो। टच ऑफ द फ्लो ऑफ एयर in the front part of your nostrils, or perhaps on your upper lip, the flow of air entering and leaving, entering and leaving through the nostrils. तो या तो आपका मन पेट के हलन चलन के ऊपर रहता है, या तो फिर मन आपका हवा के प्रवाह का जो स्पर्श हो रहा है वहां रहता है। और कभी कभी दोनों बातों के ऊपर हो सकता है, एक साथ या बारी बारी। थोड़ी देर के लिए पेट का हलन चलन, तो थोड़ी देर में हवा के प्रवाह का स्पर्श, और वापस पेट का हलन चलन। ऐसे भी हो सकता है। और जब आप ये सांस की सजगता कर रहे हो, ब्रीदिंग अवेयरनेस, हो सकता है कि कुछ दूसरे विचार मन में आए। अगर कोई दूसरे विचार आते हैं तो आने दो, आने दो। विचारों के साथ
हमें युद्ध नहीं करना है. नो फाइट विद द थॉट्स, बिकॉज द थॉट में कम एंड द थॉट में गो. विचार आएंगे, चले जाएंगे. जैसे हम जानते हैं कोई पंछी आकाश में उड़ता है तो उसके पैरों के निशान नहीं बनते. हाँ, आकाश गंदा नहीं होता. नो फुटस्टेप्स. पंछी आएगा, उड़कर चला जाएगा. आकाश तो रहता है स्वच्छ और निर्मल. विचार आएंगे और विचार चले जाएंगे. पैरों के निशान नहीं छोड़ते हैं. क्योंकि मन तो सीख रहा है आपका आसमान की तरह स्वयं शांत, स्वस्थ, निर्मल बने रहने का. Your mind is learning to be like the sky, remaining calm and serene, serene and calm. तो आसानी से जब हो सकता है, सरलता से जब ये मुमकिन है, अपने सांसों का सजगता के साथ अनुभव करते रहो. कुछ ही पलों में मैं फिर से आपके साथ बोलना शुरू करूंगा. जस्ट कंटिन्यू. सांस अंदर, बाहर अपने आप चल रही है. यू आर सिंपली अवेयर. कुछ देर की ये सांस की सजगता के बाद अब धीरे धीरे आंखों में हल्केपन का एहसास, शायद मस्तक में भी आह्लादक हल्कापन, कंफर्टेबल sensation of lightness in your eyes, lightness in your head. और शरीर के अंदर मानो स्फूर्ति, चेतना, जागृति की तरंगें. जब भी शरीर में स्फूर्ति, चेतना और जागृति महसूस हो, आंखों में जब हल्केपन का एहसास हो, तब धीरे धीरे शांति से अपना योग्य समय लेकर आंखों की पलकों को खोल दो. स्फूर्ति सबर शरीर, ताजगी सबर मन के साथ संपूर्ण जागृत अवस्था को पालो. टेक योर टाइम एंड बी स्लो. आराम से. और इस दरमियान एक दो लंबी गहरी सांस लेना अच्छा लगेगा. Couple of extra deep, refreshing breaths. Take your time and slowly open your eyes to find yourself refreshed in your mind, refreshed in your body. Very nice. हाथ पैर की उंगलियों को थोड़ा हिलाओ, शरीर को हिलाओ और फिर शरीर को खींचना है. यू मे स्ट्रेच योर बॉडी. हाँ, वेरी नाइस. तो ये हो गया बिल्कुल एक छोटा सा अनुभव. बताइए गौरव, आपका मन मोस्टली कहाँ था जब था तब? ये मूवमेंट के ऊपर या यहाँ? ऑल्टरनेट हो रहा था. ऑल्टरनेट. यहाँ पे और यहाँ पे. Very बट मैंने ये चीज नोटिस किया कि 80% ऑफ द टाइम मेरा फोकस सिर्फ यहीं पे ही था. हाँ, ये भी 80% ऑफ द टाइम. वेरी मतलब गुड. या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे सिर्फ. वंडरफुल. तो ये होता है. लेकिन जब मैं बोलना बंद करता था बीच बीच में, कभी 5 सेकंड, कभी 15-20 सेकंड, तो उस समय मन में विचार बहुत ज़्यादा आ रहे थे, कम आ रहे थे या बिल्कुल कम? सोच, थॉट्स इन द माइंड. जब आपने बंद किया बोलने तब का. मैं कहूंगा वही 80-20 का रेशियो था. 80% फोकस यहीं पे था. राइट. 20% एक आध बार थोड़े थॉट्स आ जा रहे थे. ओके.
वैसा। अब थॉट्स को कैसे हैंडल करना है ये मैं सिखाऊं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव कि जब हम मेडिटेशन, ये एक मेडिटेशन ही है, ठीक है, ब्रीदिंग अवेयरनेस, जब हम ध्यान करते हैं तब दूसरे विचार नहीं आना चाहिए, ऐसे वो मानते हैं। हाँ कुछ सिखाने वाले कहते भी है कि हाँ। विचार आए तो आप वापस मन को खींच के ले आओ। ओके। अब ये जबरदस्ती नहीं करना है, इसकी बजाय बहुत अच्छे अच्छे ये टेक्निक बनाए हैं वैज्ञानिकों ने साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स के आधार पर। जैसे ही कोई दूसरा विचार आया, ऑफिस का, घर का, काम का, कुछ भी, तो ये बंद कर दो, बंद हो ही गया है। हाँ और जो विचार आ रहा है उसी को जानबूझ के चालू रखो, लेट इट बी देयर। और एक ऐसी कल्पना करो, यहाँ कल्पना शक्ति का उपयोग, हाँ मन में इमेजिन करो कि जो विचार है वो पंछी है और मन मेरा आकाश है। तो मन के आकाश में ये पंछी उड़ रहे हैं, हाँ ठीक है। उल्टा आकाश सुंदर दिखता है, वो कोई आकाश को गंदा नहीं करते। हाँ जैसे ही आपने विचारों को पंछी हाँ और मन को आकाश समझ के उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाओगे, हाँ, हाँ पता भी नहीं चलेगा कब थॉट चले गए और कब माइंड फिर से ब्रीदिंग के ऊपर आ गया। सो हाँ? सर ये साइलेंट रिकंडीशनिंग है। एग्जैक्टली। मतलब हम कंडीशन कर रहे हैं कि नेगेटिव थॉट्स आना ओके है, ओके, वो आपके अपने पावर को आपसे नहीं छीन रहा है। एग्जैक्टली। रियल पावर आपके हाथ में अभी भी है। और हाँ, इसको अगर थोड़ा और वैज्ञानिक समझाए तो हाँ से ये कोई ब्रीदिंग टेक्निक नहीं है, हाँ ये प्राणायाम नहीं है हमने जो किया। हाँ ब्रीदिंग के साथ में इसका लेना देना नहीं है। ब्रीदिंग हाँ। तो एक ऑब्जेक्ट है, हाँ ये हम अवेयरनेस को ट्रेनिंग, हमारी जो सजगता है हाँ। उसकी ट्रेनिंग है। ओके। तो सजगता को रखने के लिए हमने सांस एक ऑब्जेक्ट लिया है। हाँ हाँ हाँ, कुछ लोग सजगता को भगवान की मूर्ति के ऊपर रखने का, ओमकार के ऊपर, राइट। यहाँ रखने का अलग हाँ, अलग ऑब्जेक्ट हाँ, लेते हैं। हाँ हाँ अब जब आपको विचार आए तो खाली वो सजगता का टॉपिक, उसका ऑब्जेक्ट बदल गया। हाँ जो सांस की सजगता थी अब विचारों की सजगता हो गई। हाँ यू आर डूइंग थॉट अवेयरनेस। वो राइट। तो और शटल मेडिटेशन, ये ज्यादा सूक्ष्म ध्यान है। हाँ सांस के ऊपर या तो आप विचारों के ऊपर बस सजगता बनी रहती है। हाँ तो इट्स ए ट्रेनिंग ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। तो ये भी आपका ध्यान चालू रहा। ऐसे ही कोई बाहर की आवाजें आती है हाँ हाँ तो आवाज के बारे में सजग बनो। हाँ। सोचो ये कोई व्हीकल लगता है, हाँ, नजदीक आया, हाँ। अब और दूर जा रहा है। अच्छा, इसी को माइंडफुलनेस कहते हैं। हाँ, इसको Being माइंडफुलनेस। mindful about things। तो यू आर माइंडफुल अबाउट ब्रीथिंग, हाँ नाउ यू आर माइंडफुल अबाउट साउंड, राइट। यू आर माइंडफुल अबाउट द थॉट। सो लिव इन द प्रेजेंट। तो माइंडफुलनेस विल कंटिन्यू। हाँ हाँ, ओके, टॉपिक भले बदला, राइट। डजंट मैटर। हाँ तो ये एक टेक्निक है जो थॉट को हैंडल करने के लिए बहुत काम में आती है राइट। ध्यान करते समय। और इससे सर आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है कि हमारा जो नेचुरल सेल्फ है, जो हमारे बिलीफ सिस्टम्स है और जो थॉट्स नेचुरली आते हैं, वो पॉजिटिव ज्यादा है या नेगेटिव ज्यादा है, ताकि उससे फिर हम अपने आप को समझ सकते हैं। मतलब अपनी कुंडली समझ सकते हैं कि मतलब हम जब अपने आप से समय बिताते हैं, तो क्या वो जो थॉट्स है जो एंजाइटी स्ट्रेस बढ़ाते हैं वो ज्यादा आते हैं, डिप्रेसिव थॉट्स, या फिर वैसे थॉट्स ज्यादा आते हैं जो मतलब हमें लाइफ में कहीं आगे लेके जा रहे हैं? यस, वो एक अलग बात हो गई गौरव। बात बहुत सही आपकी। ये इंट्रोस्पेक्शन हो गया। इंट्रोस्पेक्शन, ये इंट्रोस्पेक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है सर इसी चीज को लेकर। तो जैसे हमने हिप्नोसिस के बारे में सीखा था कि वो एक स्टेट है, एक ट्रैंक्विल, एक ट्रांस स्टेट है, तो क्या इस तरीके से ब्रीदिंग से भी वो ट्रांस स्टेट अचीव किया जा सकता है? एग्जैक्टली। ये ब्रीदिंग अवेयरनेस से आप ट्रांस की स्थिति में ही चले जाते हो। ओके। एक्चुअली हाँ। हम जब सिस्टमैटिकली सिखाते हैं किसी को सेल्फ हिप्नोसिस, हाँ तो प्रैक्टिकली उसमें हम 3 स्टेप लेते हैं। हाँ सबसे पहले ये ब्रीदिंग अवेयरनेस। हाँ वो जो व्यक्ति है वो उसकी प्रैक्टिस करता है कुछ दिन। हाँ फिर हम उसके ऊपर ऐड करते हैं प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन, क्रमिक स्नायु शिथिलीकरण। ओके। मतलब शरीर के स्नायुओं को ढीला छोड़ना, लूज छोड़ना, हाँ, शिथिल करना, जिसको हम शवासन कह सकते हैं। ऐसे बॉडी रिलैक्सेशन।
और फिर वो दोनों की प्रैक्टिस के बाद तीसरा हम ऐड करते हैं इमेजिनेशन, कल्पनाएं, सबकॉन्शियस की लैंग्वेज। तो ये 3 स्टेप मिला के जो एक स्थिति आ गई, अब तीनों स्टेप की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग स्टेप अपील करता है उसकी साइकोबायोलॉजी के आधार पर। राइट। तो कुछ लोगों को ब्रीदिंग अवेयरनेस से ही वो ट्रांस में चले जाते हैं, हाँ कुछ लोगों को ब्रीदिंग अवेयरनेस नहीं होता है ठीक से, हाँ ध्यान नहीं रहता, लेकिन रिलैक्सेशन बहुत अच्छा होता है। हाँ तो हम कहते हैं तो फिर मारो गोली, ब्रीदिंग अवेयरनेस को मत करो, आप रिलैक्सेशन करो, तो वो भी ट्रांस में जा। कुछ लोग रिलैक्स भी नहीं कर सकते, सीधा इमेजिनेशन में चले जाते हैं। हाँ हाँ, जैसे वो आपने देखा होगा वो जो ब्रह्मा कुमारी वाले मेडिटेशन सिखाते हैं, हाँ तो आंखें बंद करो और आत्मा है पर निकल के चांद सितारों के पार वो वहाँ ओके जो ओके राइट है राइट 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 भगवान का धाम वहाँ पहुँच गई। तो ये सारा इमेजिनेशन सीधा शुरू कर दिया। हाँ उसके साथ में पॉजिटिव सुझाव दिए जाते हैं सारे, जो पॉजिटिव क्वालिटी right, डेवलप right, करने का। right. तो ये सीधा इमेजिनेशन से भी ट्रांस हो सकती है, ओके लेकिन सिस्टमैटिकली अगर किसी को सीखना है तो ये 3 First स्टेप एक level के से। बाद हाँ ऐसे हाँ। करना है। राइट राइट। तो सर जैसे अगर किसी को अपने डीप रूटेड बिलीफ्स, हम्म। अपने जो फंडामेंटल्स है, मेंटल मॉडल्स है, उनको उखाड़ के फेंकना है, बिकॉज उसकी वजह से बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी क्रिएट हो रहा है, हम्म। तो उसे बेसिकली ये सेल्फ हिप्नोसिस के जरिए न्यू इमेजिनेशन से अपने पुराने बिलीफ सिस्टम को रीसेट करना होगा हाँ और अपने आप को कन्विंस करना होगा इमेजिनेशन के थ्रू कि भले ही पंछियां बहुत है, लेकिन आकाश की जो असीमता है वो उससे और निखरती है। एग्जैक्टली राइट मतलब एक ऐसे मेंटल मॉडल को लाना होगा हाँ जो मेंटल मॉडल उन्हें एम्पावर करे, और ये जो हिप्नोसिस का जो स्टेट है वो फर्टाइल ग्राउंड बना देता है उस सीड को प्लो करने के लिए, एग्जैक्टली वो रिसेप्टिव बना देता है। रिसेप्टिव बना देता है। हाँ ओके तो ये हम से हिप्नोथेरेपी का जो हमारा क्लिनिकल हिप्नोसिस का 1 साल का कोर्स है, उसमें हिप्नोसिस पार्ट तो पहले 1 महीने में सीख लेते हैं। हाँ हिप्नोसिस के अंदर किसी को गाइड करना आपने सीख लिया, हाँ तो आप हिप्नोथेरेपिस्ट नहीं बनते। राइट थेरेपी इज समथिंग डिफरेंट, वो एक स्किल है। स्किल है, वो नॉलेज है। हाँ और पहले आप थेरेपिस्ट होना चाहिए और फिर वो हिप्नोटिक स्टेट के अंदर वो जब आपकी थेरेपी यूज करते हैं तो हिप्नोथेरेपी बन जाता है। राइट राइट हिप्नोथेरेपी कोई अलग थेरेपी नहीं है, एक मेंटल स्टेट ऐसा व्यक्ति का आप पहले क्रिएट करवाते हो उसके पास गाइडेंस देके, और फिर वो मेंटल स्टेट में आप अपनी थेरेपी, आप सीबीटी कर लो उसमें कुछ भी तो हिप्नो सीबीटी भी आजकल बहुत, सीबीटी सुना होगा, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बहुत प्रचलित थेरेपी है, राइट राइट मोस्ट यूज्ड साइकोथेरेपी टुडे। यस यस। तो वो हिप्नोटिक स्टेट में हम कराते तो वो को हिप्नोसिबिटी बोलते हैं। हाँ। बहुत पॉपुलर हो रहा है ये हाँ अभी आजकल। राइट राइट। ओके सर, व्हाट अबाउट हैबिट्स? कई लोगों को स्मोकिंग की हैबिट है, दारू पीने की हैबिट हो गई, फूड एडिक्शन हो गया, मैं एडिक्शंस की बात करूंगा, हाँ, फूड एडिक्शन हो गया, स्मोकिंग एडिक्शन, ड्रिंकिंग एडिक्शन, पोर्नोग्राफी एडिक्शन। तो क्या सेल्फ हिप्नोसिस से खुद को हिप्नोटाइज करके क्या ये एडिक्शंस को क्योर किया जा सकता है? हाँ, अब थोड़ा सा लैंग्वेज में हमें चेंज करना है गौरव, खुद को हिप्नोटाइज करके नहीं, लेकिन खुद हिप्नोटिक अवस्था में स्टेट में जाकर एंटर हाँ, करके अवस्था बोलिए। हाँ। किसी ने किसी को हिप्नोटाइज किया, वो किया वाला शब्द नहीं, लेकिन हम कर रहे एक हैं सेल्फ हिप्नोसिस इंड्यूस करके, हाँ, कह सकते हैं स्टेट को इंड्यूस करके। तो वो स्टेट में डेफिनेटली, क्योंकि एडिक्शन क्या है, वो एक ट्रिगर है जिससे आपका वो कंडीशनिंग रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है और एकदम से अंदर से अर्ज आती है सबकॉन्शियस लेवल पे जो डीप रूटेड आपका जो डिपेंडेंस है। हाँ, और ट्रिगर होता है ना, कभी कभी बहुत खुशी में पीते हैं, बहुत कम में पीते, या कोई दोस्तों के साथ पीते, पार्टी है, पार्टी, तो स्ट्रेस में पीते हैं, स्ट्रेस में पीते हैं, तो वो आपके ये है सिचुएशन। हाँ, तो वो आपका कंडीशनिंग बन गया है। हाँ, पीना ही पड़ता है फिर आपको, क्योंकि वो एक अंदर से एकदम अर्ज हो जाता है, अर्ज आ जाता है। और अभी तो लेटेस्ट रिसर्च ये भी दिखाते हैं कि एडिक्शन एक ब्रेन डिसऑर्डर है। एक्चुअली वो जो कुछ सेंटर्स है ब्रेन के,
रिवॉर्ड सेंटर्स। हाँ, वहाँ पर वो डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। हाँ बट यस, हिप्नोसिस के द्वारा ये एडिक्शन से ऊपर उठने का ये बहुत ही पावरफुल टूल है। लेकिन एक बात है कि एडिक्शन जो है ना बहुत एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है, हाँ तो उसमें मल्टी फ्रोंज अप्रोच होता है, मल्टीपल थेरेपी एक साथ में होनी चाहिए। हाँ तो साइकोलॉजिस्ट वो सीबीटी भी करते हैं और मेडिकल डॉक्टर दवाई भी देते हैं, और हाँ, हिप्नोथेरेपिस्ट हिप्नोसिस की ये सेल्फ हिप्नोसिस सिखा के वो उसका उपयोग करते हैं। हाँ, और अलग अलग अप्रोचेस है इसमें, इसमें इवन म्यूजिक थेरेपी हेल्प, हाँ, तो अलग अलग प्रकार हम्म, की जो है वो इकट्ठा करना है। बट हिप्नोसिस का भी उसमें रोल है, हम्म, एंड इट डिपेंड्स किस चीज़ का एडिक्शन है और कितना लंबे समय से है, हाँ, कितना सीवियर, तो उस सब के ऊपर आधार रहता है। बट हिप्नोसिस इज पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट अप्रोच राइट एडिक्शन राइट। में। सो यहाँ पर भी साइंस बेसिकली वही हो गया कि आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में जो डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई है, हम्म, इमोशनल डिपेंडेंसी, कि स्ट्रेस आता है तो आप स्मोक करते हो, हाँ सुबह उठते ही आपको एक स्मोक चाहिए, वरना आपको ऐसा लगता है कि मेरा दिन सही से नहीं जाएगा। हाँ, तो एक जो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी सबकॉन्शियस लेवल पे जो क्रिएट हो गई है, बिल्कुल, उसको आपको न्यू बिलीफ से आपको एम्पावर करना होगा हाँ, और रिकंडीशन करना होगा कि इसके बिना भी आई एम गुड टू गो। एग्जैक्टली वो डिस एम्पावरिंग जो आपका प्रोग्राम है, डिस हाँ, एम्पावरिंग मान्यता है, उसको रिप्लेस करना है एम्पावरिंग बिलीफ से, एम्पावरिंग बिलीफ से। और ये हो सकता है। ठीक है, राइट, और उसी के हिसाब से फिर आपकी जो न्यूरोकेमिस्ट्री है और बायोकेमिस्ट्री भी धीरे धीरे करके फ्लो होने लगेगी। फिर आपको वो, बिकॉज हम कोई काम क्यों करते हैं या क्यों नहीं करते हैं, इट्स नॉट बिकॉज लॉजिकली उसका इम्प्लीकेशन क्या है, हाँ इट्स मोस्टली बिकॉज कैसा हमें फील हो रहा है। हाँ, राइट, हम अपने फीलिंग्स के बेसिस पे मोस्ट ऑफ द काम करते हैं। राइट, तो अगर उस पर्टिकुलर स्मोकिंग को अवॉइड करने से या कोई भी एडिक्शन को अवॉइड करने से हमें अच्छा फील हो रहा है, तो हम क्यों करेंगे? बिल्कुल, तो वो जो कंडीशनिंग डेवलप करनी है, उस पे काम करना। हाँ, नया कंडीशनिंग डेवलप करना है। जो एक पुराना कंडीशनिंग, सुबह उठ के हाँ या स्ट्रेस आया, कोई प्रॉब्लम आ गई, या मतलब अलग अलग ये ट्रिगर होते हैं लोगों के, हाँ तो एक वो एक आपका, बिल्कुल आपने कहा सही कि वो कंडीशनिंग बन गया है, उसको रिप्लेस करना है, नया कंडीशनिंग, हेल्दी कंडीशनिंग डेवलप करना है। बिल्कुल, राइट राइट। हमारा पूरा जो लाइफ है ना वो कंडीशनिंग के आधार पर ही चलता है, बट कंडीशनिंग वी नीड टू रिप्लेस रिप्लेस। डिस एम्पावरिंग विथ एम्पावरिंग। राइट, इन एंड दैट इज बेस्ट डन व्हेन यू आर इन अ हिप्नोटिक स्टेट, स्टेट हाँ, ऑफ इमेजिनेशन, इट इज नॉट स्टेट ईजियर, ऑफ लॉजिक, हाँ, स्टेट ऑफ इमेजिनेशन। एग्जैक्टली, इट इज ईजियर टू डू इट दैट। इज इजियर टू डू हाँ, दैट। हो सकता है। राइट, ओके सर। सो अभी कई लोगों को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती है, हकलाने की प्रॉब्लम। तो ये जो हकलाना है, क्या ये हिप्नोसिस से ठीक हो सकता है? क्या ये एक हैबिट है या ये कोई जेनेटिक बीमारी है? कैसे, मतलब ये क्या लगता हकलाना है जो आपको? कहते हैं ना स्टेमरिंग, इट इज़ ए हैबिट डिसऑर्डर। ओके। और सारे जो हैबिट डिसऑर्डर है, जैसे कि बच्चों में रात को सोते समय वो बिस्तर गीला हो जाता है, बेड यूरिन कर वेटिंग। लेते हैं, बेड वेटिंग, हम्म। या तो अगेन छोटे बच्चे में वो नेल बाइटिंग, थंब सकिंग, ये सारे हैबिट डिसऑर्डर है। इवन ओबेसिटी इज हैबिट डिसऑर्डर। ओके। ओबेसिटी साइकोसोमेटिक भी माना जाता है और हैबिट डिसऑर्डर भी माना हाँ, जाता है। स्ट्रेस ईटिंग, हाँ, स्ट्रेस ओवर ईटिंग, ईटिंग, वो सब की एग्जैक्टली। वजह से होता है वो। तो इनके अंदर हिप्नोसिस बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। मतलब बेस्ट जो थेरेप्यूटिक अप्रोच है वो ये हिप्नोसिस वाला अप्रोच है। ओके। हाँ, ऐसा मुंह खोल के सांस लेना, ये हाँ, भी हैबिट ही ये है? भी माउथ ब्रीदिंग। माउथ ब्रीदिंग, राइट। हाँ, तो ये सारी हैबिट जो, और स्टेमरिंग के ऊपर तो काफ़ी रिसर्च हुए भी है। मेरा भी एक रिसर्च हुआ है, जो एक अमेरिकन एक पब्लिकेशन है, बुक इसमें चैप्टर के रूप में पब्लिश हुआ है। तो इट इज़ ए वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट कि हिप्नोसिस कैन हेल्प इन ओवरकमिंग स्टेमरिंग। बहुत सारे क्लाइंट्स को ठीक होता है इससे। ओके। सारे हैबिट डिसऑर्डर में इसका बहुत अच्छा उपयोग है। राइट राइट, रिकंडीशनिंग बेसिकली काफी इफेक्टिव हो सकता हाँ, है। ओके। एक और भी एरिया है
जहाँ हिप्नोसिस का उपयोग आजकल बहुत उसके ऊपर काम चल रहा है, पेन मैनेजमेंट। कोई भी दर्द है, हेडेक है, नी जॉइंट पेन है, बैक एक है, हाँ, हाँ, शोल्डर पेन है, हाँ, तो ये पेन इज ए वेरी वेरी कॉमन सिम्टम। राइट। और दर्द को मैनेज करने में ये सेल्फ हिप्नोसिस से आप काफ़ी अच्छा मैनेज कर लेते हो। बट इसमें भी मतलब कि हमें कॉम्बिनेशन, ओवर क्लेम नहीं करना है। हाँ, कॉम्बिनेशन, इट शुड बी आपका कॉम्बिनेशन। दर्द का पहले डायग्नोसिस होना चाहिए हाँ, हाँ, कि किसकी वजह से है। हम्म, और ख़ास करके हम लोग एकदम स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भले ही दर्द को ठीक करने का आपने तरीका सीख लिया, लेकिन जब आपके सिर में, छाती में या पेट में अचानक से दर्द हो गया, जैसा पहले कभी नहीं हुआ सीवियर, पहले डॉक्टर के पास जाके डायग्नोसिस करवा लो इसका रूट क्या और है? उसके रूट हाँ कोज क्या है। हाँ, और फिर अगर वो एनाल्जेसिक मेडिसिन लिख रहे हैं डॉक्टर, हाँ, तो आप पूछो कि मेडिसिन के बगैर मुझे एक टेक्निक आती है, मैं कर सकता हूँ, डॉक्टर परमिट करे तो ही करना है, राइट, क्योंकि अदरवाइज कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। राइट, सी एनाल्जेसिया, दर्द का शमन हो जाना, ये एक फिनोमिना है, ट्रांस का हाँ, लक्षण है। हाँ, कुछ लोगों में ये लक्षण होता है। तो सपोज किसी को अपेंडिक्साइटिस का अटैक आया है, हाँ, अब सेल्फ हिप्नोसिस के उसका पेन चला जाएगा, हाँ, लेकिन अपेंडिक्स का जो इन्फ्लेमेशन है वो रहेगा। राइट, राइट, तो दूसरे साइंस रहेंगे, फीवर आएगा, गार्डिंग होगा, और डॉक्टर को डायग्नोसिस करने में बहुत प्रॉब्लम, बिकॉज आपका पेन है ना, एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर है। राइट, कि पेन समथिंग ए इज साइन। रॉन्ग, पेन का डिस्क्रिप्शन से डॉक्टर को पता चलता है कि क्या है आपको, कि तो सिवियरिटी वही कितनी चला है। गया, हाँ, आपको पेन चला गया, तो दैट कैन क्रिएट कॉम्प्लिकेशन इन सम पेशेंट सम टाइम। राइट, बट दर्द शमन के लिए ये अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है एनेस्थेटिक्स की हाँ, अगले महीने, हाँ, हमारे गुजरात में ही। तो आई एम गोइंग टू गिव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हिप्नो एनाल्जेशिया। ओके, एनाल्जेशिया करते हैं। हम्म, राइट। सर, जैसे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और एंजाइटी की तो हमने बात की, हाँ। जो कि स्ट्रेस इज लाइक काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल पेन, एंजाइटी साइकोलॉजिकल पेन। हाँ। और ये भी एक वेल एस्टैब्लिश फैक्ट है कि बॉडी साइकोलॉजिकल पेन को और फिजिकल पेन में काइंड ऑफ इतना डिफरेंस नहीं समझता। इसीलिए हाँ, कहते हैं ना कि ब्रेकअप हो जाता है तो जो दर्द होता है ऐसा लगता है हाँ, इधर वो दर्द हो दर्द, रहा है, हाँ, ऐसा एक फिजिकल लेवल पे एक दर्द फील होता वो है। साइकोलॉजिकल या फिर दर्द। किसी का लॉस हो गया तो वो बिल्कुल, चलेगी। हाँ। तो मतलब डेफिनेटली इन प्रिंसिपल अगर ये साइकोलॉजिकल पेन को एलिविएट कर सकता है, सो डेफिनेटली फिजिकल पेन को भी कर सकता रहेगा। हाँ, साइकोलॉजिकल तो करता ही करता है। और एक्चुअली वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा जानना, ऑडियंस के लिए भी और आपके लिए भी, कि दर्द है ना, दर्द में दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो सपोज यहाँ पर आपको उंगली में कट हुआ है, हाँ, तो यहाँ कुछ पेन के रिसेप्टर होते हैं, Yes. ग्रहिका, वो एक्टिवेट होके नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स के द्वारा आपके पेन परसेप्शन cord और सेंटर brain. को, हाँ, स्पाइनल कोड के थ्रू जाके ब्रेन में एक सेंटर होता है जो ये पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर बॉडी का रिप्रेजेंटेशन है, हाँ, और वहाँ पेन परसेप्शन न्यूरॉन होते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं। राइट, तो इसकी वजह से ये दर्द यहाँ कट हुआ और आपको ये एक्टिवेट हुआ पेन परसेप्शन न्यूरॉन, हाँ, और आपको दर्द का अनुभव हुआ। ठीक है, ये जो बायोलॉजिकल पेन आप कहते हो, यस, ये बायोलॉजिकल पाथ है। हाँ, लेकिन जैसे ही पेन हुआ, आपके मन में थॉट शुरू हो जाते हैं, हाँ, अरे ये यहाँ इन्फेक्शन हो जाएगा, हाँ, और इन्फेक्शन बढ़ गया तो मुझे उंगली कटवाना पड़ेगा, हाँ, या मेरे तो ये हाथ में कट हो गया, अभी समथिंग हिल इज नहीं, रॉन्ग। मैं साइन कैसे करूँगा, हाँ, 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 या इसका कोई कॉम्प्लिकेशन होगा, तो आप एंक्सियस हो जाते हो। राइट, एंग्जाइटी भी आती है, भविष्य के बारे में नेगेटिव थॉट भी आता है, अप्रेहेंसिव भी हो जाते हो। तो ये साइकोलॉजिकल पार्ट ऑफ पेन हो गया। हाँ, वही वो आपने जो कहा ब्रेकअप वाला पेन नहीं, हाँ, एक्चुअली फिजिकली जो लगा है, अच्छा, उसका पेन में भी दो कंपोनेंट है, ओके, राइट, एक बायोलॉजिकल कंपोनेंट है, और एक दूसरा साइकोलॉजिकल। हाँ, अब साइकोलॉजिकल कंपोनेंट जो है वो एंग्जाइटी अप्रिहेंशन, हाँ, उसको तो डेफिनेटली हिप्नोसिस से हैंडल कर सकते हैं, हाँ, लेकिन जो बायोलॉजिकल है हाँ, उसके ऊपर भी ये सेल्फ हिप्नोसिस वर्क करता है।
ओके। कैसे मैं आपको बताऊं? तो एक सिंपल एग्जांपल लेकर मैं समझाऊं आपको कि आपने देखा होगा कोई छोटा बच्चा है, अभी चलना सीख रहा है। तो चलते चलते वो बच्चा गिर जाता है। हाँ गिर गया, उसको कहीं चोट आई है। हाँ इधर उधर देखेगा, अगर मम्मी दिख जाती है हाँ तो वो रोने लगता है। हाँ लेकिन मम्मी को नहीं देखा तो चुपचाप खड़ा होकर वापस चलने लगता है। हाँ ये क्यों हुआ? हाँ तो ऐसा है कि कुदरत ने, नेचर, मदर नेचर ने ब्रेन में एक सेंटर रखा है। जैसे ही उसको चोट आई है, इधर उधर देखता है, अगर मम्मी नहीं दिखती है तो मदर नेचर ने जो ये सेंटर दिया है वो एक्टिवेट हो जाता है, और वो सेंटर में से सिग्नल जाते हैं स्पाइनल कोड के द्वारा। मतलब ये ऊपर से नीचे आते हाँ सिग्नल है हाँ जो आपके पेन के दरवाजे को बंद करता है। पेन है ना, यहाँ से ब्रेन में जाते बीच में दरवाजा आता है, गेट आता है। हाँ इसको गेट थियरी कहते हैं हाँ स्पाइनल कोड के अंदर। तो वो दरवाजे सारे फटाफट बंद हो जाते हैं पेन के। तो उसको चोट आई है लेकिन सिग्नल यहाँ पहुँचेंगे नहीं ब्रेन में, हाँ और उसको दर्द नहीं होता है, तो खड़ा होके चलने लगता है। लेकिन मम्मी अगर दिखाई दी तो फिर मदर नेचर ने वो काम मम्मा को दिया है। मम्मी जाके उसको अपने सीने से लगाएगी, हाँ अपना जो प्यार और देखेगी कि उसका। हाँ केयर कंसर्न जो दिखाती हाँ है, उससे वो बच्चे का इमोशनली वो कंसर्न एंड केयर फील करता है। और वहाँ से इमोशन के सेंटर से ये जो सेंटर था पेन पेन को का। कम करने का, वो एक्टिवेट होता है, हाँ और फिर वो उसका पेन बंद करता है। तो ये जो फिजिकल पेन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, हाँ इमोशनल नहीं। हाँ तो इमोशन एंड ये फिजिकल जो है, साइकोलॉजी एंड बायोलॉजी, वो कोई अलग अलग नहीं है। इससे साइकोबायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स। राइट राइट तो कुछ भी बिल्कुल फिजिकल नहीं है, कुछ भी बिल्कुल साइकोलॉजिकल नहीं राइट, है। इट्स अ मिक्स। एवरीथिंग इज हाँ, साइकोबायोलॉजिकल। इवन सर इसमें एक और एक एग्जांपल है। जैसे मेरे साथ पर्सनली हुआ था कि मैं बचपन में एक बाइसिकल ड्राइव कर रहा था। तो ड्राइव करते करते मैंने मास्क पहना था और मस्ती कर रहे थे हम लोग। ड्राइव करते करते एक तो एक विंडो का एक ग्रिल जो था ना, वो मेरे सर पे लग गया। अब मैं मस्ती मस्ती में लगा सर पे, मैं अपने काम से काम वापस से मैं खेलने लग गया। हाँ बैक टू द प्ले। बिल्कुल। फिर उसके बाद मैंने जैसे मास्क निकाला ना, कुछ 15-20 मिनट्स बाद हाँ, मेरे दोस्त लोग बोलने लग गए, अरे भाई तेरे तेरे खून फेस तेरे खून सर बह से खून निकल रहा है। हाँ और जैसे मैंने ऐसे देखा तो पानी 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 जैसे खून निकल रहा था। अभी भी हाँ मेरे को मार्क है इधर, है हाँ ना। और जैसे मैंने देखा इतना खून निकल रहा था कि मैं एकदम से रोने लग गया। हाँ खून देखकर रोने लग गया, और मैं एकदम, और तभी मेरे को पेन भी फील होने लग गया उसके बाद। एग्जैक्टली। तब तक नहीं था तब पेन। तक नहीं था पेन। एग्जैक्टली। तो वो है, वो आपके जो एनाल्जेसिक पाथवे कहते हैं इसको। हाँ ये कुदरत बहुत अजीब है, मतलब बहुत ही केयर किया है कुदरत ने हाँ मनुष्य के शरीर को बना के। तो कमाल कर दिया है हाँ। मनुष्य का ब्रेन बना के। तो ये इट्स अ एनाल्जेसिक, इसको मास्टरपीस सेंट्रल ऑफ एनाल्जेसिक एवोल्यूशन। पाथवे कहते हैं। हाँ इसका उपयोग करते, पेरिफेरल एनाल्जेसिक पाथवे भी होते हैं। एनेस्थीसियोलॉजी में, एनेस्थीसिया में इसका उपयोग भी होता है। तो राइट राइट। ये है। तो सर अभी थोड़ा सा ना गंभीर बीमारियों की बात करते हैं। जैसे कैंसर हो गया। कैंसर एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। उसका 100% ट्रीटमेंट अभी तक हमारे पास नहीं है। तो क्या कैंसर जैसे ट्रीटमेंट में हिप्नोसिस हेल्प कर सकता है, या उसके जो बहुत सारे जो सिम्टम्स है उसको एक काफी हद तक इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है हिप्नोसिस? डेफिनेटली। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हिप्नोसिस कैन क्योर कैंसर, ऐसा नहीं कह सकते डेफिनेटली। लेकिन कैंसर की बीमारी में एक तो पेन होता है कहीं ना कहीं, वो जो जहाँ पर वो ट्यूमर है, तो ट्यूमर है। पेन को मैनेज करने में बहुत काम आता है। दूसरा, उनको एंजाइटी होती है। कैंसर नाम ही ऐसा है कि वो सुन के ही एंजाइटी हो व्यक्ति को जाती है। एंजाइटी होती है, अप्रेंशन क्या होगा फ्यूचर में, राइट। क्या मेरे फैमिली का क्या होगा, और फिर डिप्रेशन आता है। तो हाँ ये सब हम हैंडल कर सकते हैं। फिर इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, और इम्यूनिटी इम्प्रूव होने से ये जो उसका जो वल्नरेबल हो गया है बॉडी कैंसर के सेल से, वो वल्नरेबिलिटी कम हो जाती है। तो दूसरे इन्फेक्शन लगने के चांसेस वगैरह भी कम होते हैं। और एक बहुत अच्छा दूसरा एक एस्पेक्ट ये है कि कीमोथेरेपी जो चलती है हाँ उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं।
राइट तो साइड इफ़ेक्ट्स को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। तो एज ए सेकेंडरी सपोर्ट हाँ हिप्नोसिस का साइंस कैंसर की सारवार में बहुत ही उपयोगी है। सो बेसिकली एक ऐसी बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री क्रिएट कर लेगा कि जिससे कि जो कैंसर से जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं या कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जैसा एनवायरनमेंट चाहिए वो फेवरेबल बना देगा। एग्जैक्टली फेवरेबल बनाएगा एंड देन द ट्रीटमेंट विल बी ऑफ कोर्स। कुछ लोगों ने ऐसे भी काफ़ी रिसर्च हो रहे हैं इसमें, हाँ ये भी बताया है कि ट्यूमर रिग्रेस भी हो सकता है, बट वो क्लेम नहीं कर सकते साइंटिफिकली। हाँ और ऐसे ही लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन है किसी को, या डायबिटीज़ है, या कोरोनरी की प्रॉब्लम है, एक आध दो बार हार्ट अटैक आ चुका है या ऐसे, तो इन सभी कंडीशंस के अंदर ये सेल्फ हिप्नोसिस बहुत ही फायदेमंद है, जो आपको प्रोटेक्ट करता है क्योंकि आप साइकोलॉजिकली साउंड हो जाते हो। राइट राइट You know? राइट सो आई थिंक सर जैसे एक तो मैकेनिज्म इसका जैसे हाइपरटेंशन की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है स्ट्रेस आपके के साथ स्ट्रेस से। हम राइट अगर हम बात करें कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में तो वो आपके हैबिट से लिंक्ड है, हैबिट से लिंक है, काफी आपकी स्ट्रेस से भी, लाइफस्टाइल से और स्ट्रेस से भी। स्ट्रेस से भी राइट बिल्कुल। तो स्ट्रेस मतलब के साथ तो सारे डिसऑर्डर लेंगे। एग्जैक्टली और हैबिट से भी कि आप पुअर लाइफस्टाइल जी रहे हो, एग्जैक्टली आपको ड्रिंकिंग की बहुत ज्यादा आदत है, क्रॉनिक हाँ ड्रिंकिंग, आप कुछ भी जंक फूड फ्राइड फूड खा लेते हो, एग्जैक्टली आप सुबह आप मतलब आपके स्लीपिंग टाइमिंग्स नहीं है, तो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो भी है बिल्कुल। उसको सॉल्व करने में भी इसका हिप्नोसिस बहुत हेल्प बड़ा कर रोल सकता है। है क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज करना इतना आसान नहीं होता है। हाँ हाँ, आपको डॉक्टर ने बता दिया कि एग्जैक्टली आपको ब्लड प्रेशर, आप सबसे नमक मुश्किल कम वही करो, होता है। लेकिन नमक कम कैसे करें? हाँ क्योंकि वो एक स्वाद का वो एक हो एडिक्शन गया, है वो। स्वाद के अनुसार नहीं बोलते, तो हाँ सबका नमक का क्वांटिटी का एक टेस्ट बन गया है। राइट तो वो आप ट्रांस से हिप्नोसिस के द्वारा जो लाइक लाइक था वो डिसलाइक में बदल सकते हो, और जो डिसलाइक है डॉक्टर ने कहा आप भाजी खाओ, सलाद खाओ, तो उसके प्रति आपका लाइक डेवलप हो सकता है। तो आप ज़्यादा आसानी से लाइफस्टाइल को बदल सकते हो। राइट राइट हम्म, सर अगर बात करें फोबियाज के बारे में, फियर्स, जैसे लाइफ में लोगों को बहुत सारे वियर्ड फियर्स भी होते हैं। हाँ राइट मतलब जैसे कुछ लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है कि हम्म, मतलब एक क्लोज्ड स्पेसेस का फियर हो गया, यस किसी लोगों को स्नेक्स का डर होता है, एग्जैक्टली, कुछ लोगों को एग्जाम्स देने से डर लगता या है, इवन चिपकली, कॉकरोच, ये या सब। मुझे खुद को एक टाइम पे प्लेन्स का फोबिया था। हाँ मतलब मैं फर्स्ट 3-4 फ्लाइट्स में जब मैं उड़ा था लाइक तो मैं कॉन्स्टेंटली ऐसे बाहर देखता था और मैं सब थोड़ी सी भी आवाज आती थी तो मैं डर जाता था एकदम। हाँ, तो बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे वो रिपीटेड एक्सपोजर से वो फोबिया हाइट गया। का फोबिया होता है। हाइट फोबिया होता Yeah. है। हाइट फोबिया तो आई थिंक हर कोई बचपन से ही लेके आता है। हाँ हाँ पता नहीं कुछ पार्कोर एथलीट से वो कैसे वो फोबिया को दूर कर देते हैं। हाँ बट ये सारे जो फोबियाज है, तो फोबियाज में हमारी मानसिक स्थिति कैसे होती है और क्या हिप्नोटिज्म या हिप्नोसिस इन फोबियाज को दूर करके लोगों की लाइफ को बेहतर कर सकता है? डेफिनेटली। ये फोबिया जो है ये भी तो एक प्रकार का कंडीशनिंग ही है, वो ट्रिगर से आपका कंडीशनिंग हो गया है बेसिकली। तो मतलब पास्ट में हाँ, आपने कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन या तो कंज्यूम कर लिया या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस हुआ है। हाँ हाँ, सपोज कि बचपन में आप बाथरूम के अंदर, टॉयलेट के अंदर बंद हो गए थे हाँ हाँ और आपको खोलना नहीं आता था, हाँ तो वो क्लोस्ट्रोफोबिया, फिर आपको बहुत डर लगा था। राइट तो या फिर अभी आप लिफ्ट में जाते हो या बंद प्लेस में, आपको हाँ नॉट नेसेसरीली अनुभव होना ही चाहिए। या फिर बट बचपन में सर जैसे किसी ने किसी को बुली किया हो बहुत, हाँ तो वो बंदा आगे चल के एंटी सोशल थोड़ा सा बन जाता है। मतलब हाँ उसको फिर हमेशा ऐसा डर लगता है लोगों से, बिल्कुल क्योंकि अगर उसका बहुत बुली हुआ है या फिर मेंटली आचना हुई है। हाँ और इसीलिए कहते हैं ना कि जिनके साथ कुछ गलत हुआ रहता है बचपन में, जैसे जो मेंटल केसेस, रेप विक्टिम्स हो गए, हाँ जिनका फिजिकल या साइकोलॉजिकल अब्यूज हुआ होता है, तो आगे जाके वो लोग बहुत ज्यादा डर हाँ में डर जीते हैं। होता है। कुछ लोग तो इवन स्किज़ोफ्रेनिक या वो एक फिर वो साइकेट्रिक साइकेट्रिक लेवल पे भी हो चले जाते सकता हैं। है। उसके अंदर तो और भी है, ये भी हो सकता है, बट स्पेक्ट्रम्स है, हाँ थोड़ा जेनेटिक फैक्टर भी है और इन्वॉल्व हो सब है। जाता है। हाइट की बात करूं तो एक बिल्डर, मतलब बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, हाँ जिनका काम ही है वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वो बनाने का काम है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो आए थे। हाइट का डर, ओके अब उनको तो वो का जाना काम ही है है। 5वीं मंजिल पर, क्या काम चला है, सीलिंग हुआ कि नहीं, सब चेक करना है।
तो इतना डर कि टॉल बिल्डिंग के सामने से निकल भी नहीं सकते थे, इतना डर लगता था। पाँव कांपने लग जाते हैं। हाँ, और अभी उनको ये डिकंडीशनिंग किया और रिकंडीशनिंग, ये मतलब कि पुराने प्रोग्राम हटा के नए प्रोग्राम, इतना मतलब कॉन्फिडेंट हो गया, कंफर्टेबल। ही वो सो हैप्पी कि मैं तो बिजनेस छोड़ने की मैं सोच रहा था, हाँ, क्योंकि मेरा काम ही है ये जाने का ऊपर। तो हाँ। निकल जाता है ये आपका फोबिया से, आप बिल्कुल ऊपर उठ सकते हो। ये सेल्फ हिप्नोसिस इज वेरी यूजफुल फॉर दैट। ठीक है। सो आज के दुनिया में ना, लाइक जितना मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल या एबिलिटी है क्रिएटिव थिंकिंग, इनोवेशन कह सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कह सकते हैं, क्योंकि आपके लाइफ में कोई भी अननोन प्रॉब्लम आ जाएगा, आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने लाइफ को नेविगेट करना है आगे, राइट? अब ये जो एबिलिटीज होती है, ये यूजुअली हमें स्कूल्स एंड कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता। वहां पे रोट मेमोरी लर्निंग कल्चर होता है, राइट? सो Exactly. ये जो क्रिएटिव थिंकिंग है, ये आइंस्टाइन जैसे जो साइंटिस्ट हो गए, न्यूटन, ये लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स है, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। और आइंस्टाइन का जैसा कोट था कि इट्स नॉलेज से ज्यादा पावरफुल है इमेजिनेशन, एग्जैक्टली। राइट? और इमेजिनेशन इज ऑल्सो द लैंग्वेज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हिप्नोसिस एक्सेस करने की कोशिश करता है, टेप करता है एक्सेस उसको। करता है। तो हिप्नोसिस से क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, इनोवेशन, ये सब चीजें पे कुछ इम्पैक्ट आ सकता है क्या? ये बढ़ाया जा सकता है? थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, यस। ये सब ऐसे कहते हैं। तो ये हो सकता है, क्रिएटिविटी इम्प्रूव हो सकती है सेल्फ हिप्नोसिस के उपयोग से। और कई डांसर्स है, म्यूजिशियन है, आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट। दे लर्न एंड यूटिलाइज इट। क्रिएटिव लेटरल थिंकिंग भी कहा जाता है इसको। तो क्योंकि बेसिकली क्रिएटिविटी इज रिलेटेड विद द सबकॉन्शियस पोटेंशियल। राइट, राइट। तो वो डेफिनेटली इट कैन बी इम्प्रूव्ड। सो सर, ये जो स्टेट ऑफ फ्लो है, हाँ क्या ये भी एक सेल्फ हिप्नोसिस का स्टेट है? हाँ, स्पोर्ट्स में एक फ्लो स्टेट या जोन में जाते हैं, हम उसको कहते हैं स्पोर्ट्स हिप्नोटिक स्टेट, SHS, स्पोर्ट्स हिप्नोटिक स्टेट इज ए नोन टर्म। तो जो व्यक्ति, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो रेगुलरली प्रैक्टिस करता है सेल्फ हिप्नोसिस की, और बहुत सारे स्पोर्ट्स पीपल करते हैं। हम भी एक प्रोग्राम बनाया है स्पोर्ट्स पीपल के लिए, जो हमारी वेबसाइट के ऊपर रखा है। तो रेगुलर प्रैक्टिस करने से वो काफ़ी ज़्यादा देर तक वो स्पोर्ट हिप्नोटिक से मतलब जोन में रहता है। तो जैसे वो प्ले शुरू करता है, कुछ ही देर में वो जोन में चला जाता है, ही इज एबल टू मेंटेन द जोन। तो लंबे समय तक वो जोन में रह के अच्छे से अच्छा प्ले कर सकता है। उसमें सारा ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इसको रिलैक्स्ड इफेक्टिवनेस कहते हैं। आप मेंटली रिलैक्स है, फिर भी आपकी इफेक्टिविटी बढ़ गई है। हाँ, जोन में उनको सपोज बॉल आता है, क्रिकेटर है, तो बॉल स्लो स्पीड में दिखता है, बड़ा दिखता है, तो उसके पास इनफ टाइम है पोजीशन लेने का। राइट। हाँ, तो ये सब एकदम जोन्ड हो जाते हैं। हाँ, लोग जैसे युवराज सिंह ने 6 बॉल पे 6 छक्के मार दिए। हाँ, तो मतलब उसके लिए बेसिकली टाइम एकदम ऐसा स्टॉप हो गया था। हाँ, मतलब सिर्फ उसका फोकस सिर्फ बॉल पे, बॉल एकदम मैग्नीफाई होके दिख रहा है, और बॉल स्लोली आ रहा है, एंड ही हैज इनफ टाइम टू रिएक्ट, और सीधा 6 मार दिया। तो सही स्ट्रोक मारता वैसा। है। और सेम आई थिंक बास्केटबॉल प्लेयर्स, फुटबॉल प्लेयर्स, उनके लिए भी हो जाता है कि उनको एक एक ओपोनेंट का मूवमेंट दिखने लगता है, और वो केयरफुली नेविगेट करके सीधा गोल मार देते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही एक जो काफ़ी अच्छा क्रिकेटर बना, वो उसको बॉलर है। अब उसके कोच ने ऑब्जर्व किया कि जब बॉल छूटता है उसके हाथ से, ये जो उंगली है, ये उंगली अगर टच करती है तो उसका स्पिन बहुत अच्छा होता है। ओके। तो उसको ये सेल्फ हिप्नोसिस के द्वारा, ये ट्रेनिंग से, ऑलमोस्ट एवरी बॉल विल हैव ए वेरी गुड स्पिन। ये क्योंकि वो हर बार टच नहीं होता था। तो यू नो कि वो एक कंडीशनिंग है। तो बॉल छूटते समय ये उंगली का टच होना, या ऐसे कई अलग अलग सॉफ्टवेयर अपडेट करवा दिया। हाँ, ये अपडेट होने से स्पोर्ट्स में बहुत उपयोगी है। राइट। टेबल टेनिस प्लेयर्स, इवन चेस वगैरह गेम्स ग्रैंड में मास्टर्स। हाँ,
बिकॉज एवरी गेम इज ए माइंड गेम. यस, कोई भी गेम है, हॉकी है, हाँ, फुटबॉल है, हाँ, यंग फुटबॉल प्लेयर्स का हमने अभी कोविड के दरमियान एक ऑनलाइन वर्कशॉप किया था. हाँ, हाँ, 12 बच्चे थे, 12 to 16 एज ओल्ड. हम्म, उन बच्चों का ये 20 आवर्स का सेल्फ हिप्नोसिस ऑनलाइन प्रोग्राम किया था. उनमें से 2 बच्चे जूनियर फीफा में सिलेक्ट हो गए. काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ. उनके सारे जो कोचेस थे उनका भी बहुत अच्छा फीडबैक मिला. राइट. तो ये सो बहुत- सर, मुझे एक बार आप करेक्ट करना या वैलिडेट करना कि मैं साइंस को सही से समझ रहा हूँ क्या. तो जैसे जब आप एक स्टेट ऑफ फ्लो में चले जाते हो तो एक बेसिकली एक बुक है द फ्लो करके, मिहाली चिक्जेंटमिहाली या जो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने बुक जो लिखा था उसमें उन्होंने ये बताया था कि द स्टेट ऑफ फ्लो में आपका दिमाग इस तरीके से जोन आउट हो जाता है और आपकी जो न्यूरोकेमिस्ट्री है, पूरे जो आपके सारे जो डोपामीन, सेरोटोनिन, गैबा, Exactly. ऐसे बहुत सारे जो पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स है जो आपको रिलैक्स्ड और अलर्ट रखते हैं, वो कॉन्स्टेंटली एक साथ रिलीज हो रहे होते हैं आपके ब्रेन में. एग्जैक्टली. तो इससे क्या होता है कि आप एक ही एरिया पे फोकस करने लग जाते हो और आपके लिए दुनिया जैसे वैनिश हो गई. राइट. तो आप इस स्टेट में जब चले जाते हो तो वो एक हिप्नोटिक स्टेट है. और हिप्नोटिक स्टेट में क्या होता है कि आप जो एक एक मूवमेंट जो आप जो आप चीज देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, उसको आप दिमाग में रजिस्टर कर रहे हो. और फिर उसके बाद आपकी, क्योंकि इमेजिनेशन आपका अनलॉक्ड है, तो वो जो मूवमेंट्स हो गए और वो जो एक एक पैटर्न्स है वो आपके इमेजिनेशन के साथ कोरोबोरेट कर रहे हैं. एग्जैक्टली. वो एक बन न्यू गया. पूरा एक मसल मेमोरी क्रिएट हो रही है. हाँ. एक पूरा न्यू स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है. एग्जैक्टली. और इस तरीके से आपकी इमेजिनेशन फ्यूज हो गई आपके स्पोर्ट्स एबिलिटी के साथ, मसल मेमोरी के साथ, Yes. आपके प्रैक्टिकल इंस्टिंक्टिव नॉलेज के साथ वो फ्यूज हो चुकी है. और यही सेम चीज हर जगह पे होता है. जैसे आर्टिस्ट के भी उसमें हो जाता है कि वो एक दुनिया जो ऑब्जर्व करते हैं अपने इमेजिनेशन में, उसको बहुत अच्छे से वो उतार लेते हैं. राइट. या फिर अगर हम म्यूजिशियन की बात करें, हाँ. तो वो जो धुन उन्हें दिखाई दे रहा है, जो इमेजिन कर पा रहे हैं, हाँ, उनको सुर दिखाई देते हैं. एग्जैक्टली. या. और वो चीज को उतार देते हैं अपने नोट्स में. हाँ. राइट. और उसी तरीके से एक एंटरप्रेन्योर जिसको एक दुनिया विजुअलाइज हो रही है कि दुनिया ऐसी दिखनी चाहिए, ऐसी रंगीन, या फिर एक समझ लीजिए लीडर, एक जैसे पॉलिटिकल लीडर हाँ, जो सबको एक विजन लेके चल रहे हैं. क्रिएटिविटी इज वेरी यूजफुल. राइट. मार्केटिंग में एवरीवेयर क्रिएटिविटी इज वेरी यूजफुल. इमेजिनेशन आ गया तो फिर वो क्रिएटिविटी अपने आप ही एग्जैक्टली. आ ही जाएगा. वही सबकॉन्शियस एबिलिटी है और उसका बहुत अच्छा उपयोग Right. हमारी सबकॉन्शियस जो पोटेंशियल है हाँ, उसका बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से हम उपयोग कर सकते हैं साइंस ऑफ हिप्नोसिस के द्वारा. राइट. hypnosis सो सर, आज का मेन मैसेज यही है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर हमें लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो सबकॉन्शियस माइंड पे ज्यादा फोकस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और हिप्नोसिस एक जरिया है, एक तरीका है, एक स्ट्रॉन्ग तरीका है कि जिससे आप सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हो. हाँ. और अपनी लाइफ को, अपने सोच को, अपने मेंटल दिशा को आप बेटर कर सकते हो, दशा को. बिल्कुल. दिशा और दशा दोनों, क्योंकि आपकी दशा पे आपकी दिशा टिकी है. एग्जैक्टली. तो एक और मैं ऐड करूंगा कि ये जो साइंस है ना, जो बहुत ही पावरफुल साइंस है, लेकिन इसका दुरुपयोग या इसका ओवर क्लेमिंग भी हो रहा है. हाँ. तो जिसके भी पास आप सीखते हो, जानना है कि वो क्वालिफाइड पर्सन है कि नहीं. क्योंकि अभी हमारे देश में काफ़ी मतलब बहुत सारे क्वालिफाइड थेरेपिस्ट है जो हिप्नोसिस का उपयोग करते हैं. मेडिकल पीपल है जो हिप्नोसिस का उपयोग जानते हैं. तो नहीं तो ऐसे मम्मो जम्मो करके वो एक साधन बन गया है हिप्नोसिस सिखाने वाले का, तो वो थोड़ा बचना है क्योंकि दे मे कोज हार्म ऑल्सो. तो एक ही प्रिकॉशन करना है. या तो ये जो स्टेज हिप्नोसिस वगैरह है, उससे एक तो गलत मान्यताएं समाज में क्रिएट हो जाती है जिससे ये साइंस का उपयोग करने में भी हिचकिचाहट होती है. हाँ. और दूसरा वो स्टेज के ऊपर गए हुए लोगों को काफ़ी नुकसान भी कर बैठते हैं. तो ये 2-3 ये प्रिकॉशन रखे, बट इट्स ए वेरी पावरफुल साइंस. राइट. कैन बी यूज्ड. सो थैंक यू सो मच सर फॉर अ वंडरफुल सेशन टुडे. काफ़ी कुछ सीखने मिला व्यूअर्स को भी. आई थिंक इससे कुछ लाइफ चेंजिंग इम्पैक्ट ज़रूर क्रिएट होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू. अटेंडिंग. थैंक यू. और बहुत अच्छा लगा ये बातें करने का. थैंक यू गौरव.